अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। अच्छी खबरें आ रही हैं और वो ये है जनाब कि जिस तरह एहतियात जितनी भी है अच्छी हो रही है, ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का अमल है वो तेज़ हो रहा है और जो वैक्सीनेशन का अमल तेज़ हो रहा है उसके बेहतर नताइज हमें नज़र आ रहे हैं, हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। कोविड का जो फैलाव है वो हमें स्लो डाउन होता दिखाई दे रहा है। 3 पॉइंट समथिंग इज द पॉजिटिविटी रेशियो टुडे। पहले सूबाई वज़राए तालीम इनकी जो बैठक हुई थी उसमें फैसला हुआ कि 9th 10th 11th एंड 12th यानी मैट्रिक और एफएससी इनके जो इम्तिहानात हैं इसका ऐलान हुआ। और अब पंजाब से अच्छी खबर यह है कि तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया गया है। बहुत हो गई छुट्टियां, पहुंचो स्कूल। अच्छा, इस पर मीम्स बहुत बन रही हैं। जो बच्चे टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हैं तो लोग भी शेयर करेंगे स्कूल खुलवाओ, इनको भेजो स्कूल। ये किस काम पे लग गए हैं। अब स्कूल खुल रहे हैं जनाब। तो पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि अब बच्चे 7 तारीख से इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे और अल्लाह करे दोबारा कभी स्कूल इस तरह बंद ना करने पड़े। पहले बहुत पंजाब में अभी चले स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इंशाल्लाह नेशन वाइड इसके फैसले होंगे क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना का फैलाव जो है वो कम हुआ है। तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स इसमें 50% स्ट्रेंथ के साथ स्टूडेंट्स जाएंगे इन पंजाब। सिंध से मुतालिक फैसला आज होगा। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी नरमी यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर भी स्कूल खुलने से मुतालिक बात होगी, मे बी डिस्ट्रिक्ट वाइज, मे बी पूरे सूबे में, बट लेट्स सी आज फैसला क्या होता है। लेकिन ताजरों के जो एहतजाज है, हमने भी परसों इस पर बात की थी। ताजर एहतजाज कर रहे थे कि सूबाई हुकूमत उनसे बात नहीं करते। अब सूबाई हुकूमत ने लगता है हमारा प्रोग्राम देख लिया और सुन लिया है। अब खुशखबरी सुना दी है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। वज़ीर आला सिंध साहब ने यह भी कहा है कि जितने मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए जुलाई की तनख्वाह वैक्सीनेशन से मशरूत है। वैसे ये पंजाब में भी ऐसे ही कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को 30 जून तक टाइम दिया गया है कि आप जाएं वैक्सीन लगवा कर आएं। और इसी तरह प्राइवेट इदारे भी अब यही बात कर रहे हैं कि तमाम स्टाफ वैक्सीन लगवा के आएगा तो उसके बाद ही सैलरी मिलेगी। तो ये प्रमोट किया जा रहा है कि वैक्सीन आप लगवा के आएँ। और अच्छी बात है ना कि जिनके जहनों में कुछ खदशात थे, अब सैलरी के चक्कर में वो लगवाएंगे वैक्सीन, कहेंगे वैक्सीन लगवा लो लेकिन सैलरी दे दो। अच्छा, अब भूल जाएंगे क्योंकि मैग्नेट आएगा हमें, हाँ, कोई चिप लगेगी और कोई चिप हमारे अंदर लगाई जा रही है। तो जनाब हम बात करें कि कोरोना का जोर टूट रहा है और अच्छी खबरें आ रही हैं। तो अब नाज़रीन को बताते हैं कि लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वाले 2.25 करोड़ लोगों को दोबारा से रोजगार मिल गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 की अगर हम बात करें तो माली साल 2021 में महंगाई 7 से 9% रहने का इम्कान है, जबकि IMF का प्रोग्राम मईशत को सपोर्ट करेगा। बड़ी अच्छी खबर है। कल मैं देख भी रही थी फेसबुक पे एक मीम थी कि हुकूमत ही कह रही है जी कि आप अगर इंजेक्शन या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि रोजगार दे दें, हम वैक्सीन भी लगा लेंगे। तो ये रोजगार भी मिल गया, अब वैक्सीन भी लगवा लें ताकि तनख्वाहें आ भी जेबों में। जी, वैक्सीन भी लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के साथ साथ आपने ये नहीं कहना कि अच्छा जी मास्क उतार के फेंक दो। मास्क अभी फिलहाल आपने लगाना है क्योंकि ज़ाहिर है एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लगने के बाद भी चांस बाकी रहता है इस वायरस के मौजूदगी का। अच्छा, महंगाई और रोजगार की बात तो हम करें तो जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि नया बजट आने वाला है। अब से 1-2 हफ्ते बाद नया बजट आ जाना है। खुशखबरी उसमें आ सकती है, हम हर बार ये एक्सपेक्ट करते हैं। अवाम दोस्त बजट की हमेशा हम बात करते हैं लेकिन होता नहीं। अल्लाह करे इस बार हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन इसमें 10 से 15% जो है वो इजाफा हो सकता है। ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। दुआ करें सारे ना मुसल्ले पे बैठ जाओ। स्पेशली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है इसमें इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन मैंने तभी तो स्पेसिफाई किया सरकारी मुलाजमीन। हम मुसल्ले पे क्यों बैठे? सरकारी मुलाजमीन की बात की है। जो सरकारी मुलाजिम हमारे भी फैमिली में कोई ना कोई तो सरकारी मुलाजिम होता है ना महक। हाँ, देखिए उसकी तनख्वाह बढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा होता है ऐसा ना कहीं फायदा नहीं होता। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट गवर्नमेंट ही करती है। अच्छा, तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आप खुश हैं? अब खुश हूं। आप खुश हैं? आप लोग भी खुश हैं? ठीक है जी। और दिफाई खिदमात का जो बजट है वो 35 अरब के इजाफे से अब 1330 अरब रखने का जो एक प्लान है वो भी डिस्कस हो रहा है। तो लेट्स सी जी इस बजट में क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि नए टैक्सेस ना लगें। हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में रिलीफ हो और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इतना हाई टारगेट ना सेट किया जाए जैसे हम माजी में देखते हैं कि जब हाई टारगेट सेट किया जाता है तो फिर मामला थोड़ा ख़राब भी हो जाता है। और हमेशा बात की जाती है कि अच्छा अगर बजट में हम देख रहे हैं कि टैक्सेस ज़्यादा है तो पाकिस्तान की शरह नमू को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए, लेकिन अब इतनी बेहतरी आ गई क्योंकि हमने अपनी मईशत की पॉलिसीज़ देखी हैं इतनी अच्छी है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा आवाम दोस्त बजट और थोड़ी सी आवाम की भी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत कम परसेंटेज है पाकिस्तान में जो कि टैक्स देते तो हैं लेकिन फाइल नहीं करते। तो ये जो
टैक्स रिटर्न फाइल करना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ये हुकूमत का नहीं, ये हमारा काम है कि हमें टैक्स रिटर्न जो है फाइल करने होते हैं। अच्छी बात। एक और खबर देंगे आपको जो कि अच्छी है, वो ये है कि कल माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है ना, माहौल के साफ रखने पर बड़ा जोर दिया है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने ना सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलियन ट्री सुनामी जैसे मंसूबों का आगाज़ किया, हमने देखा हमारी नज़रों के सामने ये रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी फोरम्स पर भी माहौलियाती आलूदगी से बचाव का प्लान दुनिया को बता चुके हैं। बारहा हम ये कहेंगे कि हिदायत ली गई हैं कि किस तरह से माहौल को बेहतर बनाया जाए। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ किया है, जिसके तहत 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करने में अवाम से हुकूमत का साथ देने की अपील की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 20 साल पहले लोग ग्लोबल वार्मिंग पर हंसते थे, लेकिन आज इसने दुनिया को हिला कर रख दिया। और ये हकीकत है कि जब कभी पहले इसकी बात होती तो लोग कहते थे क्या है, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज जब हम अपने माहौल पर नज़र डालते हैं तो पिछले 20 साल और अब के वक्त में इवन 5 साल को भी अगर हम कंपेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो बाइडन इंतज़ामिया और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सहराई इलाकों में दरख्त लगाने और नेशनल पार्क्स की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया है। अगर आज आप अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे तो यकीन करें कि कल ही आपकी आने वाली नस्लें खाएंगी, क्योंकि जितना इलाका सरसब्ज़ होता है ना उतनी ठंडक रहती है, उतना सुकून रहता है, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद रहती है। आज हम बीज बोएंगे, पौधा निकलेगा, ख्याल हम रखेंगे, फल हमारे बच्चे खाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों के लिए, अपने इस मुस्तकबिल के लिए हम ये ज़रूर करें। अच्छा जी, आज जब हम बात तो माहौल की करें, लेकिन एक अहम खबर हमारे पास माहौल को थोड़ा ख़राब कर दिया, जो चिकन लवर्स है ना, खाने पीने के माहौल को ख़राब कर दिया, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई कि यार हो क्या रहा है ये। जहाँ पे भी आप मुर्गी लेने जाते हैं, मैं कल शुएब से बात की थी, मैंने कहा शुएब आपने अभी तक मुर्गी खाई है, चिकन खाया? तो शुएब ने कहा हाँ मैंने देखा, जाके कौन सी मुर्गी ज़्यादा फटफड़ा रही है वही पकड़ता जो एक्टिव कुकड़ी होती है ना। लोग हैं जो ऑनलाइन चिकन ऑर्डर करते हैं, उनकी जिंदगियां थोड़ी मुश्किल में जनाब। पाकिस्तान में मुर्गियों की बीमारी क्या इंसानों में मुंतकिल हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि जनाब मुल्क में मुर्गियों को ख़ास किस्म की एक बीमारी ने मुतासर किया है। कुछ हलकों से ये खबर थी कि जनाब रानी खेत एक बीमारी और जिसने स्पेशली पंजाब में ज़्यादा हमला किया है, और इसीलिए कहा जा रहा था कि ब्रायलर चिकन खाने से आप गुरेज करें। ऐसे हालात में ये फ़िक्र लाहक होनी चाहिए कि कुछ जो पिछले दिन गुजर गए हैं, हमने देखा कि चीन में बर्ड फ्लू से इंसान के मुतासर होने की पहली तस्दीक जो थी वो भी सामने ही पहला केस भी। मुझे समझ नहीं आती कि हर किस चीन से क्यों आता है बट यू नेवर नो महक के बाकी मुल्कों में केसेस और चीन में रिपोर्ट पहले हो रिपोर्ट जल्दी हो जाता हो। तो एनीवेज जहां भी रिपोर्ट हो हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना है। अच्छा, व्हाई वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ब्रायलर चिकन? क्योंकि अगर बीमारी मुर्गियों की है तो वो देसी कुकड़ियों में, लेकिन देखिए शायद उनकी फीड में मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस है। देखिए आप देसी मुर्गी या उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है। हाँ, अगर आप पंजाब की कभी देसी मुर्गी खाएंगे तो आप देखें कि उसका और जो ब्रायलर मुर्गी है उसके खाने में ज़मीन आसमान। देसी मुर्गी को पकाने में भी बड़ा टाइम लगता है। वेरी राइट। अच्छा महक, चूंकि आज हमने टॉपिक जब पिक किया तो हम ये सोच रहे थे कि जो पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशंस होती हैं हम उनका मौक़िफ़ भी लें, क्योंकि कुछ जगह पर रिपोर्ट ये हुआ कि वो कहते हैं कि हमारे कई फार्मर्स ने अपने जो सेटअप्स हैं उनको बंद कर दिए है और बड़ा परेशान है। तो हमने सोचा कि हम उनसे बात करेंगे कि ये मामला है क्या, उनका क्या रोल हो सकता है, वो गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। अभी स्टिल हम इस सेगमेंट जब कर रहे हैं तो अगर कोई हमें सुन रहा है एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आवाम की बेहतरी के लिए भी और समझने के लिए भी हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कौन सी बीमारी है, क्या फैल सकती है, इससे ब्रॉयलर चिकन कितने ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज तकरीबन हर घर में चिकन जो है वो और ज़्यादा तादाद में चिकन पकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते या रोज़मर्रा में भी अगर हम देखें तो हमारी खुराक में ज़्यादा चिकन शामिल है। अगर हम बाहर से भी कोई पेटिस या पिज्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं सस्ता है, और दूसरी बात है कि उसमें चिकन की तादाद या चिकन की मिकदार ज़्यादा है। हमें ज्वाइंट के सेक्रेटरी जनरल पीएमए कैसर सज्जाद साहब ने, उनसे बात करेंगे। कैसर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहा जा रहा है कि रानी खेत की बीमारी मुर्गियों में फैली हुई है, क्या वाकई ऐसा है? और क्या जो ये बीमारी मुर्गियों में है इंसानों को मुतासर कर सकती है, इंसान के अंदर मुंतकिल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो बीमारी जिसका आप नाम ले रही हैं रानी खेत, ये मुर्गियों की बीमारी है, लेकिन ये फॉर्चुनेटली इस इंसान में अब तक रिकॉर्ड नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होती है। और अगर थोड़ी बहुत जो लोग इसको हैंडलिंग करते हैं, जो फार्मर हैं, जो कि
मुर्गी बनाते हैं उनको थोड़ा बहुत शायद नज़ला ज़ुकाम शायद होता है, लेकिन स्टिल नॉट रिकॉर्डेड। तो मुर्गी खाना तो सेफ है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वायरस हर साल आता है और बहुत सारी मुर्गियां मर जाती हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ना हुकूमत करती है और ना ही वो एसोसिएशन कोई करती है कि मुर्गी का लॉस होता है और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लोग हमें बताते हैं और जिसपे हम लोगों को यही कहते हैं कि मुर्गी जो है अपने सामने कटवाएं, जो एक्टिव मुर्गी है, क्योंकि जिसमें वायरस होता है वो वायरस वाली मुर्गी एक कोने में बैठी रहती है, वो हिलती जुलती नहीं है, डल मुर्गी होती है। तो जो एक्टिव मुर्गी होती है उसी को करे। फिर दूसरी, बहुत सारे लोगों ने हमारे पीएमए को बताया कि साहब रात के वक्त जो है वो गाड़ी आती है और जो मरी हुई मुर्गी है वो आ जाती है। तो वो मुर्गी कहाँ जाती है? वो मुर्गी शायद रेस्टोरेंट में जाती है या कहाँ जाती है ये नहीं पता। तो लोगों को चाहिए कि बाहर ऐसी मुर्गी खाने से इज्तनाब करना चाहिए, मेरे ख्याल में एहतियात करना चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए, जो फूड अथॉरिटी हमारी यहाँ मौजूद है। मैं यही कहने वाला था डॉक्टर साहब कि आपने कहा ना कि आवाम को एहतियात करनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ज़ाहिर है अगर वो घर में खाना नहीं बना रहे, अब जो लड़के फॉर एग्जांपल अगर अलग से रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो घर में अगर नहीं बना पा रहे, उन्हें बाहर से लेकर आना है, तो इसलिए आवाम की जिम्मेदारी पर फोकस है आपका। बट ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इंतजामिया को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। जो फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनका रोल है सर, हम सारा कुछ उनसे ज़ाहिर है एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट, आप बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा इस तरह का जो डिपार्टमेंट है वो तो मैं समझता हूँ कि वो सो रहा होता है और वो आई डोंट थिंक कि जगाने की ही तो ये नया दिन की कोशिश है आपकी और हमारी कोशिश यही तो है कि वो जाग जाएं और काम करें। मैं आप दोनों को, शुएब और महक, आप लोगों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यू पीपल ऑलवेज जो इशू होता है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो उसको आप उजागर करते हैं, अवेयर करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि पीएमए को भी आप थोड़ा बहुत टाइम देते हैं कि हम उनके आपके साथ हम आगाही दे देते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनको फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से जो एसोसिएशन है उनके साथ मिलके इसको बहुत अच्छा करना चाहिए। और एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप देखें शुएब, ये जो गली गली में मुर्गी के शॉप्स खुले हुए हैं, क्या आपने कभी देखा है कि मुर्गी को जब ज़बा करके कंटेनर में डालते हैं ये लोग, और उसके बाद वो कंटेनर, शायद आप मुझे बता दें या आपके रिव्यूअर मुझे बता दें कि कभी वो कंटेनर कभी धुला भी है कि सर? आप यकीन जाने कि जब उस कंटेनर को एक दफा देख लेते हैं, दिल नहीं करता कि दोबारा उस शॉप पर जाएं, वहां से चिकन ले, लेकिन किसी और शॉप पर जाते हैं तो वहां पे हालात यही होते हैं। तो मजबूर है ना, मजबूर है कि क्या करें सर। मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन, आपकी तवज्जो से मैं एसोसिएशन को भी कहता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए एसोसिएशन की भी उतनी जिम्मेदारी है कि वो, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पोल्ट्री फार्म्स को, पोल्ट्री के शॉप्स को बदनाम करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनहाइजेनिक तरीके से मुर्गी को बेच रहे हैं, लोग मजबूर हैं लेने पे। सर लेकिन एक मसला ये भी है कि हम देखें किसकी जानिब, जिसने रेट कंट्रोल करना है, जिसने जाके मॉनिटर करना होता है, वो काम करता दिखाई नहीं दे रहा। तो हम सवाल भी किससे करें और उम्मीद भी किससे रखें? कौन जाएगा और चेक करेगा कि वहां पर क्या इंतजाम हैं? लेकिन शुएब वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो जाके चेक करते हैं वो तो अपना काम कर लेते हैं। मेरे ख्याल आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, अपना काम करके वो चले जाते हैं। लेकिन वो जो है, मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से और सिंसियरिटी के साथ अगर हम कोई भी काम करें तो फिर शायद हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। और खाने पीने की चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि ये शोबा ऐसा है और इसको बहुत सख्ती से मॉनिटर करना चाहिए, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो कोई भी अशिया हो, चाहे वो गोश्त हो या इवन कोई भी सब्जी भी हो ना, कैसे साहब उसके लिए भी। अब आपको बताओ, इतनी सारी अडल्ट्रेशन है, आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या है। मैंने 2005 में ये बताया था कि अदरक को जो है सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है सिर्फ उसकी वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन
अभी तक उस पर कोई अमल नहीं, अभी तक धुल रहा है। बिल्कुल ऐसे सर, अभी तक धुल के वो मिल रहा है, तो इसलिए फिर इस पर भी हमने सेगमेंट किया था कि वो फिर जो थोड़ा सा गंदा गंदा सा होता है ना मिट्टी वाला, वही लेना चाहिए, धुला धुलाया नहीं लेना चाहिए। सर मुझे एक बात प्लीज और बताएं, ये तो हमने बात की जा रहा है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी आपने बात की, लेकिन सर जब ऐसी बीमारी ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं हुई और ना ही आखिरी बार हुई है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा, इसमें एसोसिएशन का सर ये रोल तो हो सकता है कि वो वैक्सीनेशन करें इन चिकन्स की? देखें, बिल्कुल हो सकता है कि ये पहले ये देखें कि ये वायरस आती कैसे है, यहाँ पे इन मुर्गियों में कैसे आता है। माइग्रेटरी बर्ड्स का कहना यही है कि ये जो ट्रैवलिंग बर्ड्स आते हैं उनके साथ इनका कांटेक्ट होता है, तो उस कांटेक्ट को खत्म करें। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वैक्सीनेट करें, हुकूमत के साथ बैठें, एक कंसेंसस डेवलप करके इस पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ताकि लोग चिकन खाते हैं तो वो साफ सुथरा और एक मेयारी चिकन खाएं, उसमें कोई हेल्थ का इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है कि आप फॉर्म्स को देखें कि पोल्ट्री फार्म जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हुए हैं कि नहीं है। फिर शॉप्स को देखें कि शॉप्स स्टैंडिंग जो उसका स्टैंडर्ड है उसको कर रहा है नहीं कर रहा। कोई रेगुलेटरी बॉडी है कि नहीं है कि मैं आज मुर्गी की दुकान खोलनी, कोनों में एक छोटा सा कमरा लेके मुर्गी की दुकान खोल के अपना चला रहा हूँ, कोई उसको पूछता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम अथॉरिटी को चाहिए चेक करें कि भाई सारी चीजें अवाम जो कंज्यूमर हैं वो सफर ना करें। पॉइंट सारा ये है, चेक एंड बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। और फिर कैसे साहब एक और चीज जहन में आती है कि आप जब ऐसी मुर्गी की बात करते हैं तो जो अंडे होते होंगे तोबा वो कितने खतरनाक होते होंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जाते हैं दुकान से अंडे उठा के ले आते हैं। जब चिकन ऐसा है तो सोचे फिर अंडे कैसे होंगे। बेहद शुक्रिया कैसे साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा सवालात होते हैं कि चिकन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप जाएं जो मुर्गी ज्यादा एक्टिव है ना वो कटवा लें, दूसरी मत लें। आगे बढ़ते हैं, मुर्गियों की वैक्सीन की हम बात कर रहे थे कि जनाब इन्हें भी वैक्सीनेशन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको यानी इंसानों को अगर वैक्सीन लग चुकी है तो जल्दी से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट आप हासिल कर लें। नादरा की वेबसाइट पर ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं आप, जिसकी फीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। इसका तरीका क्या है आपको दिखा देते हैं। वैक्सीन लगवा ली तो अब सर्टिफिकेट भी हासिल कर लें, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये सर्टिफिकेट नादरा की जानिब से जारी किया जाता है। दोनों डोज लग जाने के बाद नादरा की वेबसाइट nims.nadra.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की तारीख का इजरा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिसे पुर करके सर्टिफिकेट देखा जा सकता है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्की शहरी भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। वैक्सीन कौन से सेंटर में लगी, सर्टिफिकेट में मालूमात दर्ज होंगी। इस सर्टिफिकेट की फीस 100 रुपए है, जिसे ऑनलाइन अदा किया जा सकता है, और जो ऑनलाइन फीस अदा नहीं कर सकते वो नादरा दफातर से सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन और उसके सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आर्ट्स काउंसिल भी आपको लेकर चलते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल की जब बात होती है सकाफती सरगर्मियां जहन में आती है, लेकिन इस मुश्किल दौर में जहां कोविड ने दुनिया को परेशान किया है, वहीं आर्ट्स काउंसिल वायरस के बचाव के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वहां कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है, इसको अब वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। कई बड़े बड़े फनकारों ने वहीं पर जाकर वैक्सीन लगवाई है। हमारी एंकर महक असलम कल वहाँ पर गई, इंतजामात देखे, आपको दिखाते हैं। जनाब मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची में। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और यहाँ पर वैक्सीनेशन लोगों को लगवाई जा रही है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं यहाँ पर। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि जगह कैसी है, माहौल कैसा है, रश तो नहीं है, क्या ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने भी एंट्रेंस पे देखा कि बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। उसके बाद जनाब ऊपर की मंजिल पर सारा इंतज़ाम मौजूद है, वैक्सीनेशन हॉल ऊपर मौजूद है, वहाँ पर जा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इतने बड़े सेटअप को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, यकीनन जब लोग यहाँ पर आते होंगे तो उनके बेतहाशा सवाल होते होंगे, उन सवालों का जवाब देना, इस पर भी हम बात करेंगे। अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करूँगी मैं, उनसे जानूँगी मैं कि लोगों को किस तरह से बड़ा पॉजिटिव रखा जाता है वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मीम्स भी बन रहे हैं, लोगों को तंग
किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएं, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ने जो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है उसको किस तरीके से अंजाम दे रहा है, ये किस तरीके से लोगों को मुतमईन कर रहा है, लोगों को किस तरीके से सहूलियत फराहम की जा रही है। अंदर विजिट करते हैं, अंदर जाते हैं, जानते हैं लोगों से, अहमद शाह साहब से बात करते हैं, लोगों की राय आपके सामने रखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। जनाब वैक्सीनेशन हॉल हम पहुंच गए हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है, इंतज़ामात कैसे हैं, जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनकी क्या राय है। और जैसे कि यहाँ पर हमें अहमद शाह साहब भी मिलेंगे, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वैक्सीन लग कौन सी रही है, इंतज़ामात कैसे हैं। आ जाए अंदर चलते हैं। हज या उम्रा करने जाना है तो तब भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन के जो है अमल को इसी वजह से जारी किया गया है ताकि लोग आसानी से आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल कर सकें आसानी से। ये जो कोरोना जैसी जो बीमारी फैली हुई है इससे बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक ये कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें और जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन करवाएं। मैं खुद भी करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप भी करवाएं जाके। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें अपनी ज़िंदगी नॉर्मलाइज़ करनी है तो हमें वैक्सीनेशन लाजमी करवानी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप मास्क पहने ना पहने, लेकिन आपकी जो बीमारी का हल है, मास्क पहनना तो प्रिवेंशन है, ठीक है, लेकिन आपको अगर इससे हल चाहिए तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना पड़ेगा। ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने घर वालों को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि कोविड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक तो SOPs फॉलो करें और दूसरा वैक्सीनेशन करवाएं। और यहाँ पे तकरीबन सबको साइनोवेक एज अ फर्स्ट डोज लग रही है, और सेकंड डोज साइनोफार्म जस्ट उनको लग रही है जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। जितनी जल्दी आप वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी आपके अंदर जो है वो मुदाफ़ियती निज़ाम आपका बेदार होगा कि आप इस वायरस से लड़ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहौल कैसा है ऊपर का? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत क्विकली सारा काम हो गया है। अच्छा, कुछ इंतज़ार वगैरह करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्विकली एवरीथिंग वाज डन। अच्छा, और इसके बाद आप यहाँ पर वेट करेंगे? जी, फॉर 10 मिनट्स। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को बताएं कि वो यंग जनरेशन जो कि मना करती है खुद को वैक्सीनेट करवाने से या वैक्सीनेशन लगवाने से, उनको कोई पैगाम दे पॉजिटिविटी के हवाले से। आई थिंक इतना कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं और बाहर घूमते फिरते हैं, अगर हम वो सब कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्क है हमारे लिए। तो अगर हम सेफ़ नहीं होंगे, अगर हम वैक्सीनेट नहीं होंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इससे डील कर पाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि हम दुनिया तो रुक नहीं रही है, तो हमें घूमना फिरना तो है, तो ये ज़रूरी है। आपकी वैक्सीनेशन हो गई? सेकंड डोज है मेरा। सेकंड डोज आज फर्स्ट लग चुका है। अच्छा, एक वो कॉमन सी चीज़ थी कि जनाब वैक्सीनेशन हो रही है तो ना जाने कितनी चेंजिंग्स हो रही हैं बॉडी में। पहली डोज लगवाने के बाद कुछ फील हुआ? थोड़ा सा फील होता है, हल्का सर दर्द, सर भारी हो जाता है जी। अच्छा, और बुखार होता है? नहीं, बुखार जरूरी नहीं है कि बुखार हो। आपके घर में सबने करवा ली? सबने नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड। अब मैं बच्चों को लेकर। अब आपके बच्चों की बारी है। तो वैक्सीनेशन हॉल का हमने आपको विजिट कराया, वहाँ का इंतज़ाम, वहाँ का माहौल हमने आपको दिखाया, लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हमें नजर आए। अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम, बड़ा ज़बरदस्त माहौल मैनेज करना मुझे तो लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी आवाम को समझाना सबसे मुश्किल तरीन काम है। असल में हम चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफती अदारा है और हम बेसिकली तो मैनेज ही कर रहे होते हैं, चाहे उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, एकेडमीज़ रन कर रहे हैं। तो बेसिक मैनेजमेंट की साइंस एक ही है, चाहे आप दवाइयाँ बना रहे हो, चाहे आप हुकूमत चला रहे हो। अगर आपको प्रॉपर चीज़ें मैनेज करना, तो हम 500 फंक्शन साल में करते हैं और हमारे पास बहुत ही अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हमारी कोर टीम बहुत अच्छी है, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बेसिकली उसको एक ही दिन में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया था, और उसी तरह की मैनेजमेंट है जिस तरह की बाकी भी किसी चीज़ की होती है। इसीलिए ये पाकिस्तान का एक वाहिद मॉडल सेंटर है कि जहाँ SOPs हों और लोगों का अखलाक देखें, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम देखें, और जिस तरह का एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया हुआ है, ये आपको 7 स्टार फैसिलिटी के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सर एक और चीज़, जैसे वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा खदशात लोगों के जहनों में, स्पेशली सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यकीनन सवालात तो होते होंगे। शुरू में ज़्यादा होते थे। अच्छा, किस किस्म के? मतलब ये कि यहूदी कोई चिप तो हमारे दिमाग में फिट कर देंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास है क्या देने को जो तुम्हारे दिमाग में चिप अगर लग जाएगी तो तुम कोई बड़े साइंटिस्ट हो।
अच्छा, मसलन ये कि इससे कोई काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एक बड़ा इशू जो सीरियस रहा फर्टिलिटी के हवाले से रहा कि लोग बच्चियों को नहीं लगा रहे थे कि वो फिर बच्चों की पैदाइश वगैरह का अमल हो जाएगा, फिर उसकी क्लियरेंस हुई। अच्छा सर, ऐसा है कि प्रेग्नेंट खवातीन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खदशा है कि अभी ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि हामला खवातीन वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं। अब उसमें भी वो शुरू में बहुत इमाम था और बहुत सारी प्रेग्नेंट खवातीन ने नहीं कराई, बट बाद में WHO की SOPs आनी शुरू हो गई। तो मसलन पहले साइनोफार्म के लिए तो था कि ये प्रेग्नेंट खवातीन लगवा सकती है। अब जब साइनोवैक दूसरी वैक्सीन आ गई तो शुरू में ये हुआ कि नहीं, सिर्फ साइनोफार्म लगा सकती हैं, साइनोवैक नहीं लग सकती। तो अभी कुछ 4-5 दिन पहले साइनोवैक के बारे में भी ये आ गया कि ये प्रेग्नेंट खवातीन को लग सकती है, लेकिन हम उसको लगाते हैं कि जिसकी गायनोकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर वो रिकमेंड करे। दूसरा, हमने कई 100 कैंसर सर्वाइवर को लगाई है। अच्छा जी। थिएटर का जब नाम जहन में आता है तो वो एक हंसी कहे और जनाब ड्रामा रक्स वो आते हैं हमारे जहन में, लेकिन अभी के वक्त में थिएटर में हम देखते हैं सुनसान है, बिल्कुल लोग नहीं है, वीरानियाँ हैं। उस वक्त को तो याद करते होंगे आप। देखिए, थिएटर हॉल भी वीरान है तो सिनेमा हॉल भी वीरान है, और जो बड़े बड़े फेस्टिवल हम करते थे वो भी नहीं हो रहे। बट ये तो एक कुदरत की तरफ से एक ऐसी वबा आ गई है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मसलन अभी हमने थिएटर फेस्टिवल के लिए हमने रजिस्ट्रेशन लेनी शुरू कर दी है। डिफरेंट थिएटर ग्रुप को हमने कहा है कि आप अपने प्लेस तैयार करें। जैसी ये SOPs नरम होती हैं और कोविड ज़रा सा जो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1-आध महीने में बैठ जाएगा तो हमारी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हो जाएंगी। बट एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल अदारा होने की हैसियत से ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वाहिद आर्ट और कल्चर का अदारा है कि जिसने इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। और ये बड़ी काबिल सताइश बात है कि इतने अच्छे SOPs और लोगों का इतना एतमाद होना और इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ को अदा किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस, एक ऐसी वबा जिससे निमटना हर कोई चाह रहा है। जो हुकूमत SOPs बता रही है, आवाम चाहते ना चाहते अमल दरामद कर लेते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करना, इनको सलाम पेश करना है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला कराची समेत सिंध भर के लिए एक बड़ा मसला, और वो मसला है पानी का मसला। आए रोज़ ये सुनने को मिलता है कि मईशत के हब कराची में पानी का बहरान है। हम ये सुनते हैं कि हमारी टूटी में पानी नहीं आ रहा, बेशतर इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और ये मसला सिर्फ इस बड़े शहर का नहीं बल्कि सूबे सिंध के दीगर कई शहरों, देहात और अजला का है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पानी चोरी हो जाता है। यानी पानी तो है लेकिन चोरी हो जाता है। रवां हफ्ते हमने आपको दिखाया किस तरह कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की भरमार है और सिर्फ एक इलाके में 50 गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं। रोज़ाना हज़ारों गैलन पानी चोरी हो जाता है। ये चोरी सिर्फ हाइड्रेंट से ही नहीं बल्कि बाअसर अफराद भी करते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम अदिल शेख साहब के मुताबिक सूबे में सिर्फ पानी की चोरी नहीं की जा रही बल्कि डाका डाला जा रहा है। सिंध के वडेरे पानी चोरी करते हैं, ये जो इल्ज़ाम है, इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया हलीम अदिल शेख साहब ने। हलीम अदिल शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अहम मामला जिस पर आपने आवाज़ भी उठाई है, थोड़ा शेयर करेंगे। ये जो आपने कहा है कि सिंध के वडेरे पानी चोरी करते हैं, कौन चोरी कर रहा है, कहाँ पर चोरी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है, क्या डिटेल्स है सर? चलिए जी, मैं समझता हूँ कि कौन कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप जैसे ही गुड्डू में पानी शुरू होता है तो आप शुरू हो जाइए। गोट की फीडर निकलता है, पट फीडर कैनाल निकलता है, वहां से शुरू कर दीजिए और उसके बाद फिर कहते हैं ना, देखता जा। हर शाख के ऊपर जहां कोई बाअसर मिले आप जाइए किसी वडेरे के बाद, किसी सरकारी, उसके बाद पैदल चलना शुरू कर दीजिए उसकी नहर की तरफ। आप जब नहर पे पहुंचेंगे तो आपको या बड़ा वो मिलेगा, गेज से ज्यादा उसका सुराख मिलेगा। अच्छा। या आपको लिफ्ट लगी हुई मिलेगी, या इससे हटके भी, मतलब ये तो गैर कानूनी, तो चलिए चोर हम कहते हैं ना, चोर तो चोर होता है बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अलावा, उसके अलावा 330 तो कनेक्शंस दिए गए हैं जो कि बड़े लोगों को डायरेक्ट कैनाल से ना कनेक्शन दिए गए हैं। 330 जिसमें सरे फहरिस्त बिलावल जरदारी साहब का कनेक्शन है, उनके फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन है। अभी 19 मई को 19 कनेक्शन बदीन में दिए गए, इलेक्शन से एक दिन पहले। कैनाल से डायरेक्ट आउटलेट मिल ही नहीं सकती है। अब इशू ये है कि जो पानी, एक दो इशू है, देखिए जी, इसको भी आप
जो मैं इसके एक टियर है कि जी पंजाब से पानी आया, मरकज से आया, नहीं आया, बारिश आई, नहीं आई, कम आई, ज्यादा। लेकिन सिंध में आने के बाद जिस अंदाज से पानी चोरी किया जा रहा है, मैं आज से 5-6 रोज पहले गया था घोटकी में, बिल्कुल पंजाब सिंध के बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ घोटकी फीडर चल रहा था, बड़े लोगों की नहरें जा रही थी फुल, दूसरी तरफ छोटी शाखें जिसमें कोई 72 की जमीनें नहीं थी, वो खाली थी। अभी हमारी परसों मिस्टर अलीपाल टंडो यार में उसने जाके बताया कि जी ये फरियाल तालपुर साहिबा की नहर 600 एकड़ जमीन के लिए ये पूरी नहर बह रही है नसीर शाह, और दूसरी तरफ जो था वो जो है सारा इलाका जो था वो पानी से मतलब खाली था। मैं कहना चाहता हूँ इस किस्म के वाकयात इतने हैं कि सिंध में कई जगह पर नहीं, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, मामला तो शुरू हुआ था कि वडेरे बासर लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन जो नाम आपने लिए हैं बहुत बड़े नाम हैं, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर साहिबा, यानी हम ये समझ हैं कि बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर अवाम का पानी चोरी कर रहे हैं। देखिए ये वो रियलिटी है, वो तल्ख हकीकत है जो हमें सुनना पड़ेगा कि ये तमाम, ये आप देखिए ना, इनकी जमीनें होती थी लाड़काना में, नवाबशाह में, अब टंडो लयार भी इनका हो गया है। अवाम का जो गरीब, आप देखिए ना बदीन के काश्तकार आबादगार रोडों पर, घोटकी के रोडों पर, टंडो लयार के रोडों पर, मैंने बताया ना कि एक शख्स ने एक वीडियो बनाई, उस पर FIR काट दी गई पानी चोरी भी। मिट्टी के लोग रोडों पर, कोई शहर के लोग कौन आबादगार हैं जो टेल पर होते हैं, पीछे से बड़े लोगों की जमीनें आबाद है। इतना सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि टेल एंडर्स को पानी नहीं मिलता, सर आपने चूंकि जिक्र किया फरियाल तालपुर साहिबा के 600 एकड़ की ज़मीन है और उनको जिस तरह से पानी दिया जा रहा है, सर बिलावल भुट्टो से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? उनकी कितनी ज़मीन, वहाँ पर किस तरह से पानी चोरी हो रहा है, थोड़ा सा अगर शेयर कर सकें, बिकॉज आई एम श्योर आपके पास इसकी डिटेल्स होंगी। देखिए मैं ये 330 कनेक्शंस हैं, इसका मिसाल देता हूं, डिटेल्स मैं इंशाल्लाह इस पे बाकायदा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। अच्छा। एक बाकायदा व्हाइट पेपर जारी करेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं सर कि सिर्फ बिलावल भुट्टो की जो आपने बात की उस पर कुछ चीजें अगर शेयर कर लें प्लीज। जी मैं शेयर करना चाहता हूं। कामरान खान साहब के शो के अंदर 330 कनेक्शन में भी उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया था। टंडो लयार के अंदर ये जमीन है जिसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है। इनकी जो जमीनें हैं टंडो लयार, नवाबशाह और लाड़काना में है। हम इंशाल्लाह एक व्हाइट पेपर जारी करना चाह रहे हैं। ये क्या है जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ने अलाउ किया है, जो कि हाई कोर्ट की पाबंदी, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट आउटलेट 330 आउटलेट्स हैं जो कि डायरेक्ट कैनालों से ली। टॉप पे नाम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। इंशाल्लाह हम उसकी पूरी डिटेल्स के साथ अगर आप इतना ही मुझे बता दें सर, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इस पर काम किया और आप मजीद भी काम करें, बिलावल भुट्टो कितना पानी चोरी कर रहे हैं आवाम का? देखिए आज जो सिंध में सारे काश्तकार जो रोडों पर हैं और सिंध की जो ज़राअत तबाह हो चुकी है, उसकी सरबराह सिंध में दौर बिलावल जरदारी का है। सिंध में इस वक्त गवर्नमेंट बिलावल साहब की है, चलती बिलावल साहब की है, वज़ीर आला बिलावल साहब का है, वज़ीर आपाशी बिलावल साहब का है। तमाम मैं कहना चाहता हूं कि सिंध में जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो स्पेसिफिक सिंध पे सारे के जिम्मेदार भी मैं उनको समझता हूँ क्योंकि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन है। लेकिन इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ी तफसील के साथ आ रहे हैं, एक पॉइंट के साथ आ रहे हैं अनकरीब 2-3 दिन के अंदर। चूंकि मैं 10 रोज था नहीं, पहले वो 4 दिन डाकुओं के इलाके में रहा जहां वो कच्चे और पक्के के डाकू फंसे हुए सारे। मैं 4 दिन वहां था, फिर मैं इस्लामाबाद गया था, परसों वापस आया हूँ। इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल्स के साथ सिंध के अवाम को बताएंगे कि ये और ये डिटेल्स बताने के साथ साथ क्या हलीम आदिल शेख साहब आप कोर्ट भी जाएंगे? जी कल हमने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें 5 बड़े बुकला हमारे साथ बैठे हुए थे। इंशाअल्लाह चूंकि हमें इस पे कोर्ट में जाना है, हमें FIR कटवानी है। ये जो सरकारी चोरी हो रही है, गरीब आदमी पे तो FIR काट दी जाती है, आम आदमी पे SHO काट देता है। हम इंशाअल्लाह उन तमाम जो पानी चोर हैं, जो बड़े पानी चोर हैं जिन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन लिए गए, आप देखिए मैंने जो 19 कनेक्शन का जिक्र किया उसको फारिग कर दिया इंजीनियर को। इंजीनियर से थोड़ी कुछ होता है, उसको सेट कर दिया। जिम्मेदार मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, सिंध हुकूमत भी है, सब लोग जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह हम अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे, हम अवामी अदालत में भी जाएंगे, हम इंसाफ की अदालत में भी जाएंगे। और ये जो सिंध के अवाम का, सिंध की हुकूमत पानी चोर कर रही है, ये जो सरकारी पानी चोर है, ये जो हुकूमती पानी चोर है, इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे और सिंध के अवाम को उनका हिस्से का पानी दिलवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। सही। और हलीम साहब जैसे आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध है, उनके वजीर आला है, तो उन्होंने सोचा
सोचा कि पानी भी शायद मेरा है तो चोरी कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है और आप ऐसा कदम उठा रहे हैं। और जो इल्ज़ाम तराशियाँ फिर सिंध पे की जाती हैं कि सिंध ने पानी चोरी कर लिया, बलूचिस्तान का या पंजाब का, तो वो इल्ज़ाम तराशी भी गलत है। जो चोर आपने बताया और जिनकी तफसीलात आप बहुत जल्द मीडिया के सामने लेकर आएंगे, उम्मीद है कि उस पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे, कार्रवाई इसी तरीके से हो जिस तरह से होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। जी कर दूं एक। जी। आपने कहा, मैंने कहा कि बिलावल जरदारी का सिंध है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बिलावल जरदारी की सिंध हुकूमत है। सिंध उनका वजीर आला है। तो मैं यही कह रही हूँ कि उन्हें लग रहा है कि शायद पानी भी उनके अवाम का इस पे कोई हक, क्योंकि ये बड़ा अच्छा महक आपने कहा कि जो सिंध के शहरी हैं अगर वो ये समझते हैं कि पंजाब, केपी या कोई और सूबा पानी चोरी कर रहा है तो ऐसा नहीं है। और अगर ये ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया कि ये जो आपस में लड़ाने की बातें फिर हो जाती है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचता है इससे मुल्क को लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीपल पार्टी सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। लड़ाओ पंजाब को, सिंध को, वफाक को कमजोर करो पानी की बुनियाद के ऊपर। भाई पानी कम आया, बारिश कम आया, पानी कम आया, इन्हीं का फार्मूला है ना। बारिश ज्यादा आता है, पानी ज्यादा आता है, बारिश कम आता है, पानी कम आता है। लेकिन फिर अलीम साहब सवाल तो बनता है ना कि अगर पानी आ ही जाता है अल्लाह करके, तो वो पानी जाता कहाँ है, जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं और आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, के पास जाता है, सियासी वडेरों के पास, जिन दो नामों को आपने ले दिए, ये सिंध के लिहाज से बहुत बड़े नाम है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्ते थे। आगे बढ़ते हैं, जरा पाकिस्तानी मईशत की बात करते हैं। हुकूमत कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। कोरोना के दौरान दुनिया भर की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि हमारे हालात दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल बाद मुआशी तरक्की का सालाना हदफ हासिल हुआ। माली साल 2020-21 में मुआशी शरह नमू 3.94% रिकॉर्ड की गई है। बरामदात 6.5% इजाफे से 10 माह में $21 अरब रिकॉर्ड की गई है। करंट अकाउंट की अगर बात करें तो 77 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 41 करोड़ डॉलर इजाफे से 23 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। नई कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन में 46% इजाफा हुआ। डॉलर की कदर 160% से कम होकर 153 पर आ गई। अलबत्ता अपोजिशन के मुताबिक मुआशी तरक्की के अदाद शुमार मन घरट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुआशी तरक्की एक फोटोशॉप है, जबकि तज्जियाकार इस पर क्या कहते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं, और क्या वाकई मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो मईशत के लिहाज से इमेज है दुनिया में, वो मजीद बेहतर होता हुआ हमें नजर आएगा। मुआशी मैदान में क्या पाकिस्तान वाकई आगे बढ़ेगा या सिर्फ यहीं पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा? इस पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अपोजिशन एक बात तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जो रिजल्ट आते हैं वो वाकई हकीकत है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी मुआशी पॉलिसीज हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शरह नमू वो नहीं रही जो कभी थी। तो ये जो तरक्की है, ये वाकई मुआशी मैदान में वो तरक्की है जिसका एतराफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है। देखें जी, सबसे पहले तो आपने बिलावल साहब का नाम लिया, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी में एक भी कोई ऐसा माशी रिसोर्स नहीं है, चाहे उनका कोई वजीर मतलब कोई MNA हो या MP हो या उनकी कोई पार्टी का एडवाइजर हो कि जो मईशत पे आके बात कर सके। ये पिछले 8-10 दिनों में बिलावल आ जाते हैं, और बिलावल क्योंकि उनको मीडिया में रहना होता है तो वो आके जो उनको मईशत की बिल्कुल समझ नहीं, उल्टी सीधी बात करके चले जाते हैं। कल उन्होंने ये कह दिया कि 28% अगर गंदम की बम्पर क्रॉप आई है तो 28% गंदम की कीमत भी बढ़ी है। मैं दिल चाह रहा था कि वो मुझे मिले ना तो मैं उनके हाथ चूम लूँ। खुद सिंध हुकूमत ने 1350 रुपए से गंदम की कीमत 2000 पे मुकर्रर की, और आके बोल रहे हैं कि इस हुकूमत की नाअहली है कि गंदम की कीमत बढ़ गई। तो या तो वो मतलब अपने होशो आवास में नहीं होते कि उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मुल्क में। सपोर्ट प्राइस जब गंदम की हुकूमत बढ़ाती है तो गंदम की कीमत खुद बढ़ गई, और उसकी बढ़ाने की वजह ये कि किसान को नुकसान हो रहा है। वरना दूसरी तरफ आके वो रोना शुरू कर देते हैं किसान मर गया। आजकल आप पानी पे ही प्रोग्राम कर रही थी, तो पानी पे वो आजकल आके रोज किसानों की बातें और ये बातें और वो बातें। एक किसान की अगर पहली दफा 10 सालों में इस दफा ईद हुई है और उसकी फसल भी अच्छी आई, उसको कीमत भी मिली, तो ये उसको उल्टा ले आए कि आवाम पे बोझ पड़ गया कीमतों का। तो इनको पता ही नहीं है मईशत चलती कैसे है।
फिर दूसरा, कल उन्होंने एक बात कह दी कि जी बिजली जो है पिछले साल के मुकाबले में इस साल 23% कम इस्तेमाल हुई है। ये भी इनको नहीं पता 7% इजाफी इस्तेमाल हुआ। 7% इजाफी इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि ज्यादा कारखाने चले पिछले साल के मुकाबले में, इसलिए हमारी जो कारखानों की जो ग्रोथ है वो 9% आ चुकी हुई है 10 महीने में। अच्छा, अब आ जाए मुस्लिम लीग नून। उन्होंने कल, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक सेमिनार किया, कोशिश की, दिस इज द वे फॉरवर्ड, कि आप आए और ये हुकूमत गलतियां अगर कर रही है तो उसको आप हाईलाइट करें और उसको दिखाएं। हाँ, लेकिन मसला यहाँ पे भी आ गया कि इन्होंने क्या किया कि उसको, उसमें भी कोई मईशत दानी बिठाया। सारे उनके जो वजीर थे ना पुराने, मिफ्ता इस्माइल से लेके खुरम दस्तगीर वो किरियाने की स्टोर से कीमतें लाके जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क का कि हम अगर किसी चीज को नहीं मानते तो दलील लेकर आए, डेटा लेकर आए। डेटा कल मैं देख रहा था, वो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जो है टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि वो शहबाज राना ने लिखा था कि एक वफाकी वजीर ने कहा कि 3 की जगह 4% ग्रोथ कर दो। यार ये आप, अगर एक वजीर खजाना ऐसी बातें करेगा तो आप किस तरह आगे जा सकेंगे? आप डेटा लेकर आए, और अगर आप वाकई में ये तो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है कि इनको एक्सपोज करें। अगर ये पीटीआई की हुकूमत ने कोई 2 नंबरी की है कहीं पे, और हम ये जो है आपसे भी कई दफा टीवी चैनल पे बात हुई इस बारे में, मैं तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर से कहता था ये सारों के तखमीने गलत है, 4 से 5% जीडीपी ग्रोथ आएगी, और अभी भी मैं कहता हूँ 4% कम दिखाइए, ये 4.5 आएगी। साल का आखिर होने थे, गवर्नमेंट ने 27.2 मिलियन गंदम की फसल ली है, ये 29 मिलियन टन है। अभी जो है मई और जून के जो है कारखानों के नंबर आने, उसकी जो है पैदावार और ज्यादा है। तो ये इनके पास एक तो बेचारों को डाटा की समझ नहीं है, दूसरा ये जो है अखबारें, अगर वजीरों को और उनको अखबारों के रेफरेंस से बताना पड़े तो मैं समझता हूँ उनको मईशत का नहीं पता। आप हमसे पूछें, हम जो है ना पूरा दिन डाटा को देखते रहते हैं और हम अखबारों को खबर बना के देते हैं, और अखबार हमारे जैसे लोगों के एनालिसिस में खबर आगे छापती है। और ये लोग जो है, ये तो माशाल्लाह वजीर रहे हैं, इनके पास इतनी एक्सेस है, लेकिन इनको पता ही नहीं है, पूरा दिन इक़्तिदार की लड़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर प्रोग्रेस कर रहा है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, इंडिया की शरह नमू -7.3% आई है, आम हालात में उनकी 7 से 8% आती है, तो यानी -7.3 और 15% जो है उनकी मईशत को इस वक्त आगे होना चाहिए था, वो पीछे गया, और हमारी मईशत 3.94% से आगे बढ़ी है। तो इंडिया और हमारी मईशत का एक साल के दौरान 18% का फर्क आ गया। लेकिन मुज़म्मिल साहब, ये अगर हम ये कह दें कता कलामी की माजरत कि ये कोविड की वजह से भारत को ये पीछे की तरफ जरा जाना पड़ा तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद महंगाई तो नीचे नहीं आती है। अगर हम देखें कि करंट अकाउंट खसारे में ये बेहतरी आ गई, शरह नमू में इस तरह से बेहतरी आ गई, इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे आ गया, लेकिन महंगाई तो वही है जो मेन अवाम का कंसर्न है कि महंगाई क्यों नहीं खत्म होती। देखिए, मैं आपको भी एक बात सजेस्ट करूंगा कि जब आप मॉर्निंग शो करने आए थे ना, तो और नहीं तो सिर्फ बिजनेस रिकॉर्डर के पहले पेज की हेडलाइंस पढ़िए, उससे आपको भी विजिबिलिटी आएगी कि क्या हो रहा है दुनिया में। और ये आपका शोभा नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि आप करती हैं प्रोग्राम, तो आपको भी एक मशवरा दूंगा। आज की अखबार की हेडलाइन है, पूरी दुनिया में मुसलसल 12वां महीना है खाने पीने की अशियाओं की कीमतें बढ़ रही हैं, और मई का महीना जो गुजरा है उसमें हर खाने पीने की अशिया की कीमत जो है 6 से 12% के दरमियान बढ़ी। आप कैसे, आपके मुल्क में घी तेल बाहर से आता है, आप जो है पाकिस्तान में घी तेल इतना नहीं पैदा होता, आपको मेजॉरिटी बाहर, अगर बाहर कीमत बढ़ी है तो आपको मंगाना पड़े। दालें आप जो है बाहर की खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की और दूसरे ममालिक की दालों की कीमतें बाहर बढ़ी हैं। तो कुछ चीजें जैसे पेट्रोल है बाहर से आता है, या हमारे यहाँ नहीं, हम 80% से ज्यादा बाहर से अपनी जरूरत पूरी करते हैं। अल्लाह करे कि ये तमाम चीजें हम अपने मुल्क में पैदा करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से गंदम की कीमतें बाहर बढ़ गई हैं, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, कॉर्न जो भुट्टा है जिसे कहते हैं बेस, उसकी कीमतें जो है बाहर बढ़ गई हैं। आज की सिर्फ आप कहीं ना जाए, फिर लोग भारत की, कल एग्जाम्पल ये दे रहे थे इंडिया वाले, सॉरी PMLN वाले, कि अगर हमारी महंगाई बढ़ी है भारत में क्यों 5.5-6% और बांग्लादेश में क्यों है। देखें, जब मईशत सुकड़ती है ना तो वहां पे महंगाई के असरात नहीं आते। जैसे ही मईशत अपनी मतलब फैलना शुरू करती है तो एकदम तेजी आती है महंगाई में। पाकिस्तान की मईशत, हमें ये सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की अभी तक मईशतें बंद है,
पाकिस्तान की मईशत वक्त से पहले खुल गई। आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि 1 साल पहले चाइना से जो एक कंटेनर जिसमें तरसीलात मतलब वो गुड्स आती हैं वहां से $1000 का मिलता था, आज उसकी कीमत $5000 है। पूरी दुनिया में कंटेनर शॉर्ट्स हो गए, पूरी दुनिया का सप्लाई का बैलेंस आउट हो चुका हुआ है। मुझे इस हुकूमत पे भी गुस्सा आता है, ये फैक्ट्स को क्यों नहीं सामने लाती, ये बातें क्यों नहीं करते। अब देखें, मैं अब जो मेरी अब महंगाई पे एक फाइनल बात सुन लिया जी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम में आप आते हैं, चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून की हो, चाहे PTI की हो, जब IMF प्रोग्राम में आता है, IMF क्या कराता है, बिजली के रेट बढ़वाता है, रुपए की कदर गिरवाता है, शरह सूद बढ़वाता है, ये काम करता है। उसमें जो है महंगाई बढ़ती है। आप PTI का पहला साल उठा लें, PMLN का पहला साल उठा लें और PPP का पहला साल उठा लें। अच्छा, PTI का आप कहेंगे कि ये दूसरे साल में क्यों बढ़ गई महंगाई? बिल्कुल, वो इसलिए बढ़ गई तो मैंने अभी आपको बताया कि कोविड से पूरी दुनिया में सप्लाई शॉक था, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट था जी। ठीक, मुजम्मिल साहब, ये बात ठीक है कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट आना, और ज़ाहिर है जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसमें ज़ाहिर है हमें उसका मार्केट में इम्पैक्ट नज़र आता है, स्पेशली पल्सेस हों, एडिबल ऑयल्स हों। लेकिन सर, जो चीज़ें बेहतर हुई हैं पाकिस्तान में, अगर उसके क्रेडिट देने की मैं बात करूँ तो आपकी नज़र में क्रेडिट किसको जाता है? जो कि यहाँ तो मिनिस्टर्स तब्दीली इस बेसिस पर होता है कि कारकर्दगी ठीक नहीं है या इमरान खान साहब खुश नहीं है, तो फिर किसकी वजह से ये चीज़ें बेहतर हुई हैं? किसी एक शख्स की वजह से अगर मैं कहूँ कि आपकी नजर में बेहतरी आई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो दूसरे हुकूमतों से मुख्तलिफ है, वो अभी तक ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है। माजी में जो हुकूमतें होती थी वो अपने तीसरे साल में जब जैसे एंटर होते थे उनके जहन में जो है इलेक्शन का भूत सवार हो जाता था। लेकिन मुजम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, 3 रोज पहले इमरान खान साहब ने तो ये बात कही है क्वेटा में, उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी उसमें पाकिस्तान आगे जाएगा। वो तो अब एक मैसेज दे दे कि अब नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शंस। नहीं, मैं तो देखे उनके बयान थी, मैं तो जो पॉलिसी थे उस पर बात करूंगा। बिल्कुल सही है, मैं पॉलिसीज पे बात करूंगा कि उन्होंने अभी 2 महीने पहले बिजली की कीमत बढ़ाई क्योंकि हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ा था। उन्होंने टैक्स एग्जम्पशंस को वापस लिया क्योंकि हमें टैक्स की ग्रोथ चाहिए। अगर टैक्स नहीं होगा तो हुकूमत इजाफी अखराजात नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो अभी तक वो जो कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तान के जो माशी मसाइल जो जड़ बनी हुई थी वो हल हो। अब आप देखें कि सिर्फ ज़राअत की मिसाल ले लें कि इन्होंने जो है गंदम की कीमत 1350 से 1800 की, तो पाकिस्तान की तारीख की बम्पर वीट क्रॉप आई। अच्छा, अब गंदम की कीमत बढ़ाने का ट्रेड ऑफ है, अगर गंदम की आपने कीमत बढ़ा दी तो जो सारिफ है उसका, जो खरीद रहा है उसको महंगी मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ किसान खुशहाल होगा। अब क्या जरूरत थी, अगर ये भी पिछली हुकूमत की तरह जो है वही 1300-1400 रखते तो अपना काम चलाते रहते, लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा था क्योंकि मुल्क में पैदावार घटना शुरू हो गई थी, फिर हमें दरामदाद करनी पड़ जाती। तो अभी तक जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं, बिल्कुल, और दरामद ना करनी पड़े, वही पैदावार बढ़ेगी तो नौकरियों के मौके मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी अप्रोच है। थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जो महंगाई का एक इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू फ्यू अदर फैक्टर्स वर्ल्ड वाइड है, लेकिन एनीवेज गवर्नमेंट इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको खबर देंगे कोहाट से, जहां चचा भतीजे में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। मजीद बात करेंगे बासित गिलानी से। बासित, बताएगा इस मामले से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये कोहाट का नवाही इलाका है खरमातू। यहाँ पर पुलिस के मुताबिक चचाजाद भाइयों में घरेलू तनाज़े पर लड़ाई शुरू हो गई थी जो कि फायरिंग तक पहुंच गई थी। इस दौरान करीबी जो रिश्तेदार थे वो भी घर आ गए थे और आपस में फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस ने अब तक कंफर्म किया है कि 6 जो अफराद हैं इसमें जाँ बहक है, जबकि 2 से ज़ायद इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जाँ बहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ताहम मुलज़िमान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई।
जबकि जो जख्मी अफराद हैं उनसे रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वाकई में कौन कौन मुल्जिमान नामजद है। इस वक्त जो जख्मी है उनमें से कुछ की हालत खतरनाक बताई जा रही है, जबकि जो थाना बिलिटन की पुलिस है वो जाए वकुआ पर सर्च कर रही है और मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदियां भी की गई है। ठीक है बासित, आपका शुक्रिया। अब सेगमेंट हाजिर है अनदेखा पाकिस्तान। इस सेगमेंट में आपको लेकर जाएंगे आज हम ओच शरीफ और दिखाएंगे बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और उनके अधूरे मकबरों की कहानी। ये कहानी है बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और इनके अधूरे मकबरों की। उच शरीफ की पाक सरजमीन पर 500 साल से ये मकबरे यूं ही खड़े हैं। जहाँ पर भी सूफिया कराम हैं उनका अक्सर व बेशतर बसेरा रहा दरिया के किनारे पर। जैसे सिंध से लेकर मुल्तान शरीफ तक जितना भी आप औलिया अल्लाह देखेंगे ये कदीम तरीन शहर हैं। 550 सालों तक ये इलाका कई बार बसा और कई बार उजड़ा और आज ये आधे अधूरे मकबरे भी कई दास्तानें सुना रहे हैं। फिरोजी, नीले और सफेद पत्थरों के ये मकबरे सूफी बुजुर्ग हजरत बहावल हलीम सरकार, उनकी बेटी बीबी जविंदी और माहिर तामीरात के हैं। बहावल हलीम सरकार ने 14वीं सदी में उच शरीफ की धरती पर कदम रखा। लोगों को दीनी तालीम देकर जादू के देश को इस्लाम का कला बना दिया। अकामती इदारा बनाया था जिसे गावदूनिया कहा जाता है, जहाँ 500 तुलबा और तालबात रहते थे और पढ़ते थे। इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि बर सगीर की पहली और कदीम जो यूनिवर्सिटी है वो उच्च है। ये सबसे बड़ा मकबरा सूफी बुजुर्ग बहावल हलीम सरकार की साहबजादी हजरत बीबी जविंदी का है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीबी जविंदी का इंतकाल तो 7 साल की उम्र में हो गया था और इनकी वालदा मोहतरमा के ये जब पेट में थी तो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, उसकी आवाज़। तो ये कि वो हवाले हैं जो इतने मुस्तरद नहीं हैं। एक मुनव्वर नूरिया शख्स को जो फ़न तामीर का एक बड़ा आर्किटेक्ट था, उसने ये बनाए थे और जब ये मज़ारात उसने बनाए तो उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इनके साथ मेरा मज़ार भी बनना चाहिए। और जो तीसरा मज़ार है वो उसी मुनव्वर नूरिया का है। 1526 में दरियाए हाकड़ा के सैलाब ने उच शरीफ का रुख किया तो पानी मकबरों के करीब पहुंचकर रुक गया। आधे मज़ारात पानी में बह गए लेकिन किसी कब्र को नुकसान न पहुंचा। खुरासान के बादशाह मोहम्मद इरशाद ने इनकी ये मकाबर या इनके मज़ारात तामीर करवाए और दरियाए हाकड़ा या दरियाए घाघरा या घारा की उस तुग़यानी की वजह से जब ये मज़ारात के कुछ हिस्से गिर गए, जिनका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है और इनकी बॉडीज़ थी, उनको इन बुज़ुर्गों की वो शिफ्ट कर दिया गया हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाता में। पहले 3 मकबरे हुआ करते थे। यहाँ के मकामी लोगों ने अपने प्यारों को यहाँ पर मदफन करते चले गए। इन लोगों का ये मानना था
इन बुजुर्गान दीन की तवस्सुत से हमारे जो फौत शुदगान हैं इन पे अल्लाह ताला की रहमतें होती रहेंगी। यूनेस्को ने जब इसको टेक ओवर किया तो हेरिटेज के तहत इनकी जो तामीर है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड भी की। लोगों का मानना है इन मकबरों ने शहर को कई सालों तक सैलाब से बचाए रखा। दीवारें गिराने के बाद यहाँ बहने वाला दरिया भी खुश्क हो गया, मगर लोगों के दिलों में इन मकबरों से अकीदत आज भी जिंदा है। और शरीफ से ये स्पेशल रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और ज़रा कराची की बात करते हैं, गुजरे हुए लम्हों की बात करते हैं। वो ज़रा दोबारा से याद करते हैं। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, कुछ वीडियो थी जो वायरल हो गई थी। एक साहब गुजर रहे थे एक घर के बाहर से और पीकाबू हो गया जिराफ ने किया पीकाबू, तो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। ये देखें जी, ये पिछले साल की। सारे हैरान परेशान रह गए होंगे ना कि ये मतलब ये किस घर में और झांक रहा है। अच्छा, लोगों को झांकते हुए तो देखा ही है, अब ये झांक रहे हैं, मतलब ये उन्होंने कहा होगा कौन है घर वाले, कहाँ से लाए हैं, किसका है ये। तो जनाब नए दिन की टीम ने बड़ी मेहनत की, खोज लगा ली कि आखिर ये ज़राफ़ा किसका है, कब लाया गया, क्यों लाया गया, देखभाल कैसे हो रही है। तो हमारे साथ वो दोनों एनिमल लवर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ है। हसनैन हैं और हमज़ा हैं, और उनसे हम जानेंगे कि मतलब कुत्ते से मोहब्बत हमने देखी, बिल्ली से मोहब्बत हमने देखी, शेर से भी मोहब्बत, ये मैंने पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में। और अच्छा, ये अच्छी बात है कि अब ये उस रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है, नाउ ये जिराफ जो है फार्म हाउस में है, चूँकि ज़ाहिर है रेजिडेंशियल एरिया में ये एनिमल्स नहीं रखे जा सकते। चूँकि आपने बता दिया हसनैन एंड हमज़ा एनिमल लवर्स साथ मौजूद हैं। हसनैन एंड हमज़ा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग। अच्छा, हसनैन मुझे पहले आप बताएं कि ये जिराफ आप लोगों ने फिर वहाँ से लिया और फिर अपने फार्म हाउस में मुंतकिल किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो रेजिडेंशियल एरिया था। हाँ जी बिल्कुल, इसको फिर बाद में हमने फार्म पे मुंतकिल करवाया था, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया में फिर इसको रखना जो है वो प्रॉब्लम है। ओके हमज़ा, ये वही फार्म हाउस है जहाँ मैंने विजिट किया था? बिल्कुल, ये वही फार्म हाउस है जहाँ पे आपने विजिट किया था। उस वक्त ये जिराफ यहाँ पर नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कितने जिराफ हैं? अच्छा, शिफ्ट किया। अब कितने जिराफ हैं? और थोड़ा सा अपने फार्म हाउस से मुतालिक भी ज़रा लोगों को बताएं, बिकॉज आई हैव विजिटेड दैट फार्म हाउस, इट्स वेरी ग्रेट। कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर? अच्छा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 7 से 8 लायंस हैं, जिसमें वाइट लायन और कॉमन लायन है, और फीमेल्स भी इसमें 2 मेन मेरे पास अडल्ट लायंस हैं और फिर फीमेल्स हैं। फिर मेरे पास इसके अलावा बकरियाँ भी हैं, बकरे हैं, ऊँट वगैरह रखे हुए हैं, और फिर मेरे पास लामा, फेलो डियर्स वगैरह काफ़ी हैं, फिर फ्लेमिंगोज वगैरह, डक्स हैं मेरे पास काफ़ी वैरायटी की। तो काफ़ी चीज़ें मेरे पास। और जिराफ नहीं था, जिराफ ये न्यू एंट्री है, और ये एक ही है ना, और कितना प्यारा बड़ा सा। आप जाना चाहेंगे आप महक? बिल्कुल, ये जिराफ बिल्कुल ये अभी रिसेंटली है, ये जिराफ अभी 2 दिन हुए हैं इसको यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। ओके, देखें फिर नया दिन में 2 दिन में जना काम कर खोज लगा ली। अच्छा हमज़ा, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग भी हैं यहाँ पर, तो क्या मतलब आम आवाम आ सकती है? शोएब अगर अपने बच्चों को लेके आना चाहे बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो या हसनैन से कांटेक्ट करते हैं तो बिल्कुल वो यहाँ आ सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। मैं उनको बिल्कुल गाइडेड टूर के साथ इनको मतलब मैं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मेरे हर एनिमल टेम है, तो ऐसे कोई जंगली एनिमल है नहीं मेरे पास। तो आपके पास तो टेम लायंस भी हैं माशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल, आपने स्टोरी सुनी हुई है, सिम्बा तो मतलब मशहूर ज़माना है। यस। अच्छा हमज़ा, कमिंग बैक टू दिस जिराफ, अगर आप इससे मुतालिक बता पाएँ हमें किस मुल्क से ये बेसिकली आया था, कितनी इसकी एज है, और ये अब अकेला है तो तन्हाई का शिकार तो नहीं है, इसके पार्टनर का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, क्या मामलात हैं? बिल्कुल, देखें, जब ये शिपमेंट आज से 4 साल पहले आई थी कराची, जब ये बहरिया वगैरह हर जगह गए थे, तो उस वक्त ये मैं भी इसके अंदर शामिल था इंपोर्ट में। ओके। तो ये प्रॉपर लीगल वे में इंपोर्ट हुए थे, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी जो मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है वो 6 फीट का होता है, और अनफॉर्चुनेटली जब ये आए थे तो ये एक पीस ही किसी के पास था, तो मैंने वहाँ से इनको मतलब इसको परचेज़ किया है, फिर अपने फार्म पे शिफ्ट किया, और ऑलरेडी मेरी बात चल रही है इंपोर्ट की। जाहिर सी बात, अभी कोविड सिचुएशन चल रही है,
तो हसनैन और मैंने मिलके ये इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अभी जाएंगे। मतलब मैंने एक ट्रायो मंगवाया, 2 फीमेल्स और 1 मेल और आ रहे हैं मेरे, तो इसके एक्सपायर भी मतलब हो जाएगा पूरा। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त जी। अब मुझे ये भी बता दें कि जिस वक्त वो वीडियो वायरल हुई उस वक्त ज़ाहिर ये एक रेजिडेंशियल एरिया में था जिराफ, ज़रा इसको डिस्करेज किया जाता है, डिस्करेज तो किया जाता है साथ साथ बिकॉज इट्स इलीगल कि रेजिडेंशियल एरिया में आप जिराफ या कोई भी वाइल्ड एनिमल आप नहीं रख सकते। तो हमजा क्या ऐसा मामला अभी भी है? आप ज़ाहिर बिकॉज आपका कांटेक्ट लोगों से होता है, एनिमल लवर्स से होता है, कि स्टिल लोगों ने कोई वाइल्ड एनिमल रखे हों रेजिडेंशियल एरिया में? बिकॉज ज़ाहिर आपने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक सेटअप और शहर से दूर ये सेटअप बनाया हुआ है, इस फार्म हाउस बनाया हुआ है, तो क्या अभी भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में ऐसे वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल अभी भी मौजूद है और वाइल्ड लाइफ वाले इस पे काम कर रहे हैं अभी। जो हमारे कंजर्वेटर हैं जावेद साहब, वो भी मतलब इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट, और ये बिल्कुल मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि रेसिडेंशियल एरियाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि जैसे लोगों ने शेर रखे हुए, अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल चल रही थी कि एक बच्चे को शेर ने अटैक कर लिया। अब जैसे लोग होते हैं उनको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं कि शेर अटैक, वो हालांकि अटैक नहीं था, वो खेलने के लिए शेर इसी तरह खेलते हैं। अब मेरे पास भी आपके सामने, मैं मतलब लायंस के अंदर जाता हूँ, आपको खेलना आना चाहिए लायंस के साथ। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जो लोग रेसिडेंशियल एरियाज में रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जानवर के साथ भी जुल्म है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उस तरीके से जानवरों को डील नहीं किया जाता ना, जिस तरीके से इनके राइट्स होने चाहिए, जिस तरीके से इनको रखना चाहिए। एक एरिया इनको रिक्वायर्ड होता है। प्लीज़ अब हमजा बताइए। बिल्कुल हर एनिमल को एक एरिया रिक्वायर्ड होता है, उसकी मतलब एक SOPs होती हैं कि मतलब इस तरीके से उसको रखना पड़ता है। अब लोग तो शौक में ले लेते हैं, फिर उसके बाद ना उसको बिल्कुल उसको ना खिला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस शौक में भरमबाजी के लिए लोग शेर के बच्चे भी ले लेते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अच्छा हसनैन, कभी आपने भी ये भरमबाजी की है? शेर को बिठाया, गाड़ी में टूर करा दिया शहर का? नहीं, गाड़ी वाला नहीं किया। अच्छा, कौन सा वाला किया? हसन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे हसनैन ज़रा से ये भी बताएं कि जब ये जिराफ जिसकी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद ही आप लोगों को ये ख्याल आया कि अच्छा यहाँ से ले लेते हैं और मूव करते हैं इसको? ज़ाहिर है वो उस वक्त तो आपके घर पे तो था भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये डोमेस्टिक पेट नहीं है, तो हमें ये हसन से मेरी बात हुई थी और तो हमें पता चला, तो फिर हमने जाके जो है सब कुछ किया, क्योंकि फिर ये घर पे रखने वाली चीज़ भी नहीं है, फिर इसको प्रॉपर जो भी इसकी टेक केयर नहीं हो नहीं पाती, और पॉसिबल भी नहीं है कोई भी घर पे रख के इसकी टेक केयर करे, क्योंकि ऑब्वियसली जितना मर्जी आप इसको जितनी मर्जी टेक केयर घर पे, जो चीज़ बाहर हम इसको कर सकते हैं, जो इसकी हेल्थ को लेके या जिस चीज़ को लेके, वो हम घर पे नहीं प्रोवाइड कर सकते वो सब चीज़ें। और ये क्या खाता पीता है? नेसेसरी घास। मैं जरा पूछना चाहता, घास के अलावा कोई स्पेशल होता है ना, बनाना लीव्स है, कोई और लीव्स क्या पता? सेब खाता है, बहुत शौक से खाता है। ओके, कैरेट्स खाता है। ओके, और इनके जो सबसे फेवरेट होते हैं वो अकासिया, बबूल, ये इनके केल वगैरह, ये इनके पौधे जो होते हैं, ये प्लांट्स वगैरह, ये बड़े शौक से खाते हैं। तो ये फिर आप लोग मैनेज आराम से कर पाते हैं इसके लिए यहीं पर? बबून्स एंड अकासिया यहाँ पर? बिल्कुल, मैंने एक एरिया में स्पेशली इसके लिए अभी जाहिर सी बात है अभी लगाए पौधे, वो तकरीबन कुछ महीनों में बड़े हो जाएंगे, तो वो फिर तोड़ के इनको खिलाएंगे। बाकी इसके लिए लूसन डेली आता है, तो वो लूसन खाते हैं। फिर फ्रूट्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स बड़े शौक से खाता ही है। तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता होगा ना? हाँ, खर्चा तो होगा, ये महंगा शौक है ना? बिल्कुल खर्चा तो है, पर देखें शौक है, और फिर हम एनिमल्स की केयर करते हैं। अब देखें मतलब इस तरह हमने रखे हुए एनिमल्स, तो मतलब ये नहीं कि बस हम उसको कम से कम खाना दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आई मस्ट से हियर, बिकॉज मैंने विजिट किया है, बहुत ज़्यादा केयर यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है इन तमाम जानवरों से, और वाकई देख के बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस केज से कभी बाहर भी निकालते हैं, बस उस केज के अंदर ही रहता है? और अगर अंदर ही रहता है तो जब आप अंदर जाते हैं तो उसका आपसे वो कैसे मोहब्बत का इजहार करता है? देखिए बिल्कुल ये है फुल टेम। तो अब ये है कि आप उसके केज के करीब भी, जैसे बाउंड्री के करीब जाएंगे तो ये बिल्कुल आपके करीब आ जाएगा। और इसके लिए हमने अच्छी खासी बड़ी जगह दी है, और केज से मतलब ये इंक्लोजर जो है इसको बाउंड्री से हम मतलब रिलीज यहाँ पे खुले एरिया कंपाउंड में भी छोड़ते हैं कि दूसरे एनिमल्स डिस्टर्ब ना हो उस हवाले से, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे फिर भागता है आराम से, फिर इसको वापस अंदर, इसको अपनी जगह पता है, अभी 2 दिन में माशाल्लाह यहाँ पे सेट माशाल्लाह। अच्छा, वो होता है ना कि दीज ऑल आर लाइक बेबीज, तो माँ बाप को पता होता है ना जब बेबी को कौन सा बच्चा भूखा है, कौन सा बच्चा कहाँ है,
सा बच्चा भूखा है, जब भूखा होता है वो क्या करता है? तो जरा इस जिराफ से मुतालिक बताएं कि जब भूख लगे तो क्या करता है, पेट फुल हो जाए तो क्या करता है, जब इसने थोड़ी मूवमेंट करनी है तो क्या, एग्रेसिव हो तो क्या करता है, इसके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं? देखिए जिराफ का सबसे सिंपल ये होता है कि जब ये गुस्से में होता है तो ये लात अपनी चलाता है। अच्छा, तो लात है ये अपनी चारों तरफ में चलाता है, तो आगे की अलग चलाता है, पीछे की अलग चलाता है, बस ये समझ ले कि और ये सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। वर्ल्ड टॉलेस्ट एनिमल है ये जिराफ। ओके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखे हैं और अभी आप 3 जिराफ और भी लाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा एनिमल जो आप लाना चाहते हैं अभी तक आप नहीं उस पर कोई काम कर पाए, जो ख्वाहिश, बिकॉज यू लव एनिमल्स, तो आप चाहेंगे ना कि मैक्सिमम आपके इस फार्म हाउस में हो? नहीं देखें, एक मतलब जो मैं इंपोर्ट करता हूँ वो वहाँ की भी कैप्टिव ब्रीड होते हैं। अब दूसरे लोग जो होते हैं वो मतलब उनको जो बिजनेस करते हैं एनिमल्स का, उस चीज़ के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वो वहाँ से ये नहीं देखते कि कोई जंगली एनिमल मिल रहा है। अब मैं जो इंपोर्ट करता हूँ वो लीगल इंपोर्ट करता हूँ। वो साइटिस एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से परमिट्स इशू होते हैं, फिर उसके बाद परमिट्स इशू होने के बाद हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में जमा कराते हैं। उसकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद फिर एनओसी इशू होती है। एनओसी इशू होने के बाद फिर इंपोर्ट परमिट मिलता है। यानी पूरा एक तरीका है, और जब इस तरीके को अपनाया जाता है बिल्कुल एक तरीकेकार है, उस तरीकेकार से बिल्कुल ये होता है। ठीक है, और जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तो कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। एनिमल लवर्स हमारे साथ मौजूद थे, और जनाब इन्होंने इतने प्यारे प्यारे बड़े और इतने खतरनाक जानवर रखे हैं कि मैं देख रही थी, अच्छा ये केज जो इसका बनाया है भी वैसे टांग उठा के बाहर आ गया। खैर एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आपको लेकर चलते हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुफ्त में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये स्काउट्स रोज़ाना वैक्सीन सेंटर पहुँचते हैं और दिन भर लोगों की खिदमत करते हैं। मुदस्सिर नज़ीर आपको इनसे मिलवाएंगे। मेरा नाम मिराज है, मैं स्टूडेंट भी हूँ। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। हम लोग वहाँ पे एज अ स्काउट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी ड्यूटीज़ एज अ स्काउट एज अ वॉलंटियर हम लोग यहाँ पे सर अंजाम देते हैं। ग्रुप के अंदर जो लोग खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आकर बैठें। जो लोग व्हील चेयर पर हैं उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उनको पहले अंदर लाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मुआवजा है कि वो हमारी ड्यूटी से वो खुश हो, वो उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुआवजा है। बहुत से लोग हम लोगों को गलत तरीके से हम लोगों के साथ मिसबिहेव भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, हम लोगों को कोई पे नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपनी माँ को, अपनी मदर को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इंसानी खिदमत के लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो हर कोई पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे है, पहली सफ में खड़ा है। एक और अच्छी खबर ये भी थी कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी वैक्सीन भी तैयार करना शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे भी और फिर जो हमारी मेडिकल के शोबे में जो हमारी खदमात हैं, या हम ये देखें कि जो हमारी तरक्कियां हैं वो ऐसी हैं कि अब हम दूसरे मालिक की तरफ नहीं देखते। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं महक, जो अभी हमने रिपोर्ट्स रहे उस पर हम थोड़ी सी बात भी कर लें, क्योंकि कितने अच्छी एग्जाम्पल्स बच्चे सेट कर रहे हैं कि वो खुद जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ें तो हम देखते हैं कि आती ऊपर से हैं, पेरेंट्स से आती हैं, हमारे बड़ों से आती हैं, तो अगर बच्चे भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करें तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि कुछ सर्वेस जो हुए उसमें क्या देखा हमने कि जो नौजवान तबका है वो घबरा रहा था वैक्सीन से, हमारे बड़े लगवा रहे थे। जो सर्वे हुआ था हमने उसमें देखा था कि नौजवान तबका और शहरों में रहने वाले नौजवान वो कहते हैं ये बच्चे जो है ना, ये बेसिकली क्लियर मैसेज दे रहे हैं अब अपनों से बड़ों को, हमारी नौजवान नस्ल को भी, और ज़ाहिर जो वैक्सीन से घबराता है, जो कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसीज की तरफ जाता है। अच्छा, इस पर बड़ी अलार्मिंग चीज़ ये थी कि हम ये सोच रहे थे कि शायद देहात में ये मामला ज़्यादा होंगे कि लोग नहीं जा रहे होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन इसके बरक्स ही हमने देखा कि शहर में मामला ज़्यादा है। बिकॉज जो डिजिटल मीडिया का दौर है, ऐसे में लोग जब मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी तो उनके सामने आ जाती है, उसमें बिलीव कर लेते हैं, मीडिया पे उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं कि जो कह रहे होते हैं ना कि आप वैक्सीन लगवाएंगे 2 साल बाद मर जाएंगे शायद जनाब, वो इस पर यकीन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। पाक वैक की तैयारी किन किन मराहिल से गुजरी और कितने वक्त में मुमकिन हुई? सवाल ये भी उठा कि क्या वैक्सीन के अलग से ट्रायल भी हुए? अरहम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि सारे सवालों का जवाब मिल जाए। मैं इस वक्त वहां मौजूद हूं जहां पिछले 1 माह के दौरान दिन रात एक ही मिशन हुआ, पाकिस्तान को कोरोना से बचाने के लिए कैंसाइनो वैक्सीन की पाकिस्तान में ही तैयारी का मिशन, जो मई के पहले हफ्ते में शुरू होकर जून के पहले हफ्ते में ही मुकम्मल भी हो गया। पूरी कहानी बताती हूँ, मेरे साथ आइए। कोरोना से बचाव के लिए मेड इन पाकिस्तान वैक्सीन तैयार कर ली गई। इस बड़ी कामयाबी के लिए पक्के दोस्त चीन ने एक बार फिर साथ निभाया। 4 और 5 मई की दरमियानी शब खुसूसी तैयारा चीनी वैक्सीन कैंसाइनो का खाम माल इस्लामाबाद लाया। वैक्सीन के महलूल को महफूज करने के लिए इस इमारत में जदीद तरीन प्लांट पहले ही नस्ब हो चुका था। 7 मई को असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी का काम शुरू कर दिया है। पाक वैक का बुनियादी फार्मूला ही सिर्फ चीन से नहीं आया, पाकिस्तान में फार्मूलेशन और पैकेजिंग में भी दोस्त मुल्क के माहिरीन ने पाकिस्तानी माहिरीन का भरपूर साथ निभाया। अब सवाल ये है कि ये पाक वैक वैक्सीन कोरोना या इसके असरात से बचाव में कितनी मौसर है? ये वैक्सीन बनाने वालों से ही चलकर पूछते हैं। किसी भी वैक्सीन के लिए पाकिस्तान में फ़ेज़ 3 का ये पहला ट्रायल था और वो कैंसिनो बायो की वैक्सीन थी और यही वाली वैक्सीन थी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोडक्शन में डाली है। तकरीबन 17,500 से ऊपर लोगों पे ट्रायल पाकिस्तान में हुआ। वैक्सीन का रिज़ल्ट आया तो सिंगल डोज वैक्सीन का ग्लोबल इस वक्त 2 हैं जो सिंगल डोज हैं, जॉनसन एंड जॉनसन और कैंसाइनो। दोनों की सिंगल डोज पे एफिकेसी जो थी 66% और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज 74.7%, अप्रॉक्सीमेटली आप 75% कह सकते हैं। खाम माल तो चीन से आ गया। वैक्सीन की तैयारी में हमने खुद क्या हिस्सा डाला, इसका जवाब भी जान लें। हमें कैंसिनो ने जो है इसका बल्क कंसनट्रेट दिया है जिसको हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है। उसमें जो है 7 to 8 डिफरेंट एक्सिपिएंट्स एक ख़ास रेशो से डालकर उसकी हमने यहाँ पे फिलिंग, पैकिंग, लेबलिंग की है और उसका कंप्लीट क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस किया है। 1,18,000 पाक वैक डोजेस की तैयारी 1 माह में मुकम्मल हुई। कौमी इदारे सेहत में पाक वैक की रोजाना 1 लाख खुराकें तैयार हो रही हैं और इसमें मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। कम वक्त में ये बड़ी कामयाबी यकीनन पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। जनाब ज़बरदस्त रिपोर्ट और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि अब वैक्सीन पाकिस्तान में भी तैयार हुई है। आगे बढ़ते ज़रा सेहत से मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ आती हैं तो बहुत सारे फल आ जाते हैं और जनाब फिर हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है, वो होता है आम। लेकिन एक और फल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, फालसा। फालसा खाएं, बीमारियां भगाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि फालसे की जितनी अफादियत है शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। और जब गर्मियों में फालसे का जूस पिया जाता है, फालसे को ठंडा करके खाया जाता है तो यकीनन इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाती है। इस बेहतरीन फल के क्या क्या फ़वाइद हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया लोधी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है आप बहुत फालसे खा रही हैं, ऐसा ही है? फालसे का मौसम गर्मियों का हर फल ही ऐसा है। गर्मियों में आता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए जो भी सीजनल फ्रूट्स बनाए हैं उनके पीछे कोई ना कोई राज छुपे हुए हैं ना, वो कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो गर्मी सर्दी उसमें उतरते हैं। ये जो फालसा है बज़ाहिर तो बड़ा मामूली सा छोटा छोटा सा गोल मटोल सा खट्टा मीठा सा, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली लोग इसको पसंद नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों पसंद नहीं आता, शायद खटास की वजह से पसंद नहीं करते हैं। ये शायद इसलिए कि जल्दी खत्म हो जाता है। नई बात लाई आप। खट्टा क्यों होता है? विटामिन सी बहुत रिच होता है ना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो शियम वाली फैमिली है ना, ये सारी इसके अंदर मौजूद होती है। अदरवाइज इसके अंदर जो विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच मिकदार में होता है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। वेरी गुड फॉर स्किन।
ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग, लाइक सी जो है विटामिन सी जिस चीज़ में भी आ जाए, चाहे वो लीमू हो, कोई सब्जी हो, फल हो, वो जाहिर सी बात है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है, आपको पता है? जी हाँ, वेट लॉस में बहुत मदद करता है। मैं तो आज से बिल्कुल भी फालसा नहीं खाने लगा। I don't want to lose a single pound. हम शेफ को मजीद कम होता हुआ नहीं देखना चाहते। अच्छा, जिनको हाइपरटेंशन हो, स्ट्रेस जिनको रहता हो या डिप्रेस्ड हो, वो भी इसका जूस ले सकते हैं। एक हेल्दी रेसिपी है, झटपट उसको बताते हैं ताकि जो हमारे देखने वाले रेसिपी पर आने से पहले हम एक सेगमेंट बीच में और इंक्लूड करना चाहते हैं, बिकॉज एक गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके, सोनिया वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकते हैं, उस रेसिपी की तरफ भी आएंगे। लेकिन चूंकि PSL पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी पे, विकेटें उड़ेंगी, चौकों छक्कों का फिर आएगा तूफान, आने वाला है तूफान। PSL 6 बकिया मैचेस, शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 9 जून क्रिकेट का सुपर मेला अबू धाबी में होगा। चैंपियन का फैसला 24 जून को होगा। मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। क्वालिफायर और एलिमेंटर 1 समेत इवेंट में 6 डबल हेडर्स यानी एक रोज में 2 मैचेस होंगे। डबल हेडर्स वाले दिन पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे और दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा। 9 जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबले आएंगे। 21 जून को क्वालिफायर और एलिमेंटर 1 होगा। 22 जून को एलिमेंटर 2, जबकि 24 जून को फाइनल खेला जाएगा। अब चूंकि फाइनली इस फाइनल मैच की भी बात हो रही है, जो बाकी मैचेस रह गए उसकी बात हो रही है, तो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। वसीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कुछ मुश्किलात रही, कुछ मिसमैनेजमेंट रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैनेज किया गया फाइनली, और अब बकिया मैचेस हम देख रहे हैं कि होने वाले हैं। बट मैं स्टार्ट करूंगा, ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया बकिया मैचेस का कराना सर? देखिए, पहली चीज़ है ये है कि मिसमैनेजमेंट उस वक्त होती है जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो आई थिंक वी फाउंड इन UAE के हमें अप्रूवल्स भी मिल गए थे, लैंडिंग राइट्स के अप्रूवल भी, प्रोडक्शन क्रूज के भी। तो आखिर में हमने वो ये रिवोक कर दिए थे, तो इसके ऊपर थोड़े मामले हो गए थे। तो वी वर्कड हार्ड टू ट्राई एंड गेट दोस थिंग्स राइट। बट देखिए, चैलेंजेस आते हैं हर वक्त इन चीज़ों में। PSL इज नॉट द फर्स्ट टाइम, चैलेंजेस हर वक्त आते हैं। दूसरे मुल्क में पूरी ऑपरेशंस हम उठाकर इधर UAE में आ गए थे, तो चैलेंजेस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में तो रिजल्ट तो अच्छी है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वसीम साहब, आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि कोविड है और हर कोई बात करता है क्वारंटीन की, इस दौर में, इस वक्त में क्रिकेट को मैनेज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल है? देखिए, बहुत मुश्किल है कि देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। हम पाकिस्तान में जो हम खेले हैं डोमेस्टिक सीजन में तकरीबन 300 मैचेस हमने डिलीवर किए हैं। तो इधर हम पूरे सिस्टम को हम चेंज करके 400 लोग हैं इधर अभी UAE में, ये आसानी वाली बात नहीं है। तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी हमने इधर सेटअप कर रही है UAE गवर्नमेंट के साथ। आउटसाइड एजेंसी भी हमारे साथ वो काम कर रहे हैं, रिस्ट्राटा। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये आसानी वाली बात नहीं है। बेशक। और सर, प्लेयर्स से कॉन्फिडेंस गेन करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इस माहौल में, ड्यू टू कोविड, बायोसिक्योर बबल टू बायोसिक्योर बबल, बहुत से और लीग्स, बहुत से और टूर्नामेंट्स का होना, एक मुल्क दूसरा मुल्क, ट्रैवलिंग, क्वारंटीन, एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा PCB के लिए। थोड़ा सी भी शेयर कर सकेंगे कितना मुश्किल रहा टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स? देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये आसानी वाली बात नहीं, इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान में क्वारंटीन कर रहे थे 3-4 दिन के लिए। तो वीज़ा एप्लीकेशंस हमने दी अबू धाबी गवर्नमेंट को, तो वो भी हम वेट कर रहे थे। प्लेयर्स थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी आ रही थी, तो लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं, ये चीज़ें नहीं थे। तो टू लिफ्ट द होल, आप अंदाज़ा नहीं, आप समा के साथ वो आप ऑब्वियसली यू वर्क समा, इफ़ यू लिफ्टेड द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव्ड इट टू अनदर कंट्री within 2 weeks, तो ये it wouldn't be easy. वैसे ये challenges आते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो like I say, we worked hard to make sure that it happens. And we are now sure कि जो schedule announce हुए सर, उसके accordingly तमाम matches हो जाएंगे, and we are very much confident for this biosecure bubble this time. जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश हम कर रहे हैं. We've set everything up. My life probably wouldn't be worth living if it doesn't work, so I'm hoping for myself. नहीं कहते हैं ना, इंग्लैंड में कहते हैं ना, that success has no fathers but failure has many fathers. तो ये तो जरूर होगा, लेकिन ये देखिए, we're trying our hardest. 3-4 बजे तक हम काम सुबह कर रहे थे, make sure this works. So टाइम भी कम हो रहा था, तो हमारे ऊपर प्रेशर भी आ रहा था, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट मिली थी, पाकिस्तान से भी और फ्रेंचाइजीज के साथ वो भी हमारी बहुत मदद कर रहे थे एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सर फिर हमने देखा कि आपकी ये मेहनत रंग भी लेकर आई। अब मुझे ये भी बताएगा कि जब यहाँ पर मैच होगा, चौके छक्के लगेंगे, क्या आवाम मौजूद होगी या घरों में बैठ के वहाँ पे भी आवाम, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन का एक जो था कोटा वो भी पूरा हो चुका है, तो क्या वहाँ की आवाम को इजाज़त होगी स्टेडियम में आकर मैच देखने की? जी नहीं, देखिए ये जो परमिशन अबू धाबी गवर्नमेंट ने दी है हमें, इट्स विदाउट सपोर्टर्स, तो ये बहुत कोशिश हैं इधर, तो जो रूल्स इनने दिए हैं और अप्रूवल्स इनने दिए हैं इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो देयर इज नो फैंस अलाउड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंशाल्लाह HBL PSL 7 जब अगले साल होगा इंशाल्लाह विल बी फुली डन इन पाकिस्तान, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग फैंस इनटू द ग्राउंड्स देन। सही सर, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंट मुल्कों की टीम्स जब पाकिस्तान आती हैं, क्योंकि हमने देखा साउथ अफ्रीका आई, नाउ वी आर होपिंग इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों को पाकिस्तान लाने की हम बात करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग एंड होप कि ये आएंगे और मैचेस होंगे, बट एट द सेम टाइम हमारा अपना इवेंट, हमारा प्यारा इवेंट जो कि हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में लेकर आए थे, हमें उसके मैचेस के लिए फिर बाहर जाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए आप इंडिया में देखें IPL में ये भी इनने किया, तो ये भी अभी अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ वो बात कर रहे हैं टू प्ले द रिमेनिंग IPL मैचेस इन सितंबर इधर UAE में। तो देखिए ये नई बात नहीं है, एवरीबॉडी, कोविड और क्रिकेट हैज टू कोएग्जिस्ट, तो पूरी मेहनत हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम पूरी PSL को डिलीवर करेंगे, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट। और इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रहे हैं, 4 मंथ तो हालात भी इंशाल्लाह ठीक हो गए पाकिस्तान में, सो वी डोंट फोरसी एनी प्रॉब्लम। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनसे दोबारा से बात करने की अब जरूरत महसूस नहीं होगी, इट्स ऑल गुड टू गो, अब क्योंकि ज़रा ये PSL अच्छा जी उनसे बात होगी है, दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग, पूरी प्लानिंग भी हो रही है, तो ऐसे कोई इशू नहीं। सही, ठीक। अच्छा वसीम साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमने देखा कि PSL के बाद टीम का दौरा इंग्लैंड भी है, इस हवाले से प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी कोविड के माहौल में ही दौरा हो रहा है। जी डेफिनेटली, देखिए सब वो न्यूजीलैंड भी उधर ही है, इंग्लैंड में, इंडिया भी उधर ही है, तो ऐसे कोई इशू नहीं, उधर प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे हैं उधर इंग्लैंड में, देयर इज नो प्रॉब्लम्स देयर एट ऑल। तो 8 तारीख पहला मैच है पाकिस्तान का, तो बायोसिक्योर के अंदर होगा उधर UK में, तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। लास्ट ईयर भी हम इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए, तो देयर वाज नो इश्यूज एट ऑल, सो बॉयज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इंशाल्लाह पाकिस्तान फैंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा UK में, क्योंकि अपने हीरोज वो मेरे ख्याल फैंस भी अलाउ कर रहे हैं उधर, उधर भी हालात ठीक हो रहे हैं UK में। और ये आपकी मेरा ख्याल है ज़ाती कोशिश से हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 20 तक फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लैंड जाना है टीम को, बट आपने उसको थोड़ा डिले करवाया है। जी UK वो उधर ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से मैंने बात की थी, तो मैंने 2 दिन के लिए डिले कर दी है, लेकिन मैच तो 8 तारीख शुरू होगा जुलाई का, तो देयर इज नो इशू, 10 दिन क्वारंटीन भी करना पड़ेगा, लेकिन क्वारंटीन पीरियड में वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सही सर, ज़ाहिर है कुछ चैलेंज आता है, उससे निपटने की PCB कोशिश करता है, लेकिन सर हम ये देखते हैं नॉर्मली कुछ भी हो जाए, छोटी सी गलती, किसी की कोताही, इल्ज़ाम PCB पर आ जाता है, अवाम बस मुँह उठाए कहते हैं PCB की गलती है, मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि पंचिंग बैग जो है ना PCB को समझा गया, बस अवाम आ रही है और पंच करती चली जा रही है, तो आप उस पर क्या सोच रहे होते हैं कि यार असी तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा साढ़े आ गए ने? देखिए ऐसी तो यूज्ड टू हो गए, इट ऑलवेज हैपेंस, सो इट डजंट मैटर, तो जब करते हैं ना, हर वक्त जब होता है तो यू गेट अ बिट ऑफ अ थिक स्किन, तो यू नो इट्स नॉट एन इशू। देखिए हम काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, फोकस के पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो एवरीबॉडी विल हैव एन ओपिनियन एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, तो लेकिन फोकस तो हमारा यही है कि जितने हम मुल्कों को हम वी कैन ब्रिंग टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट, so fans भी देखें, heroes भी देखें, that's the most important thing, and we continue to focus on our jobs. Okay, अच्छा वसीम भाई मुझे ये भी बताएं कि कोविड के इस माहौल में ज़ाहिर है जब आपके क्रिकेटर से गुफ्तगू होती है, आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ पर हमारे क्रिकेटर्स हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हों, कितना फ़र्क पड़ा है इस माहौल ने, इस स्ट्रेस ने कितना उनको मुतासर किया? और ज़ाहिर है जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो फिज़िकल तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। देखिए जब आप घर में रहते हैं 2-3 दिन तो आपके ऊपर भी स्ट्रेस आ जाता है, इफ यू कांट गो आउटसाइड, तो प्लेयर्स के ऊपर जाहिर है कि ये 14-15 दिन ये बबल्स में रहते हैं, UK में भी जा रहे हैं, बबल में रहेंगे, तो हम ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी हम वी आर लुकिंग टू हायर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नाउ, जो प्लेयर्स के साथ
हेल्प कर सकें, दे कैन वर्क विद द प्लेयर्स। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी हर स्पोर्ट में अभी कर रहे हैं, ये भी हम करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्योंकि इसके ऊपर भी स्ट्रेस और प्रेशर भी आता है, खेलने का, परफॉर्मेंस का भी इसके ऊपर। तो ये आसानी वाली बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस गाइज एंड फुल प्रेज टू देम। ये पेशेंस से, सब्र से ये काम कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड दे गो आउट एंड दे प्ले एंड दे रिप्रेजेंट द कंट्री। अच्छा वसीम भाई, ऐसा भी इस दौरान होता है कि आप खुद साइकोलॉजिस्ट बन जाएं और कोई प्लेयर परेशान हो रहा है, आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं उनसे टेलीफोन? मुझे भी काउंसलिंग चाहिए। आपको भी चाहिए? नहीं, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली टफ। वैसे तो हमारे तमाम प्लेयर्स ही हैं, लेकिन कोई एक प्लेयर जिससे मुतालिक आप शेयर करना चाहें कि साहब थोड़ा सा घबरा रहा था, तो हमने कहा घबराना आपने बिल्कुल नहीं है? नहीं, देखिए ये सब ये मेंटली टफ है। बाबर आजम इज अ वंडरफुल यंग लीडर, इंशाल्लाह ही विल बिकम अ बेटर लीडर एज ही कीप्स ग्रोइंग। लेकिन मेंटालिटी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पीपल की होती है वेरी पॉजिटिव, तो हर चीज़ के ऊपर ये पॉजिटिविटी देखते हैं क्योंकि इनकी साइकी ऐसे ही है। तो आई थिंक देयर हैज बीन नो इश्यूज, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये सिचुएशन है। पाकिस्तान में हर मुल्क में ऐसी सेम सिचुएशन, तो इसके ऊपर मतलब यू नो ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर एक्चुअली वर्किंग मेंटली। ये भी आपको अपने आप को प्रिपेयर किया कि हम बबल में जा रहे हैं, 14 दिन करने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। सो दे आर एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑल द टाइम, तो ऐसे कोई इशू नहीं। ओके अच्छा वसीम भाई, ये तो हम PSL के बके मैचेस से मुतालिक बात करते हैं, प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ से मुतालिक बात करते हैं, बट चूँकि साथ मौजूद हैं आप, तो मुझे बताएं कि आप अगले 2-3 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट को कहाँ देख रहे हैं, कंसिडरिंग द थिंग्स के हम चाहते हैं हमारे पास सबसे अच्छा बैट्समैन हो, सबसे अच्छा बॉलर हो, सबसे अच्छा ऑलराउंडर हो, सबसे अच्छा कोच हो, हर मैच जीतना है हमने, हर वक्त अच्छा परफॉर्म करना है हमने। तो ऐसे चीज़ों में फिर आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस तो ज़ाहिर हैं, बट आपको क्या लग रहा है कि हम कर पाएंगे ये तमाम मामला इसी तरह से? क्योंकि खेल एक रहेगा ना हमारे पास। खेल एक है जी। देखिए कंसिस्टेंसी वाली बात, आप परफॉर्मेंस देखें, रिजवान को देखें, बाबर आजम को देखें, शाहीन अफरीदी, हसन अली, ये यंगस्टर्स हमारे हैं अभी, तो ये परफॉर्म भी कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम वी विल बिल्ड अ टीम अराउंड दीज गाइस, तो हम टीम को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप्स के एप्लीकेशन भी हम अभी दे रहे हैं फ्रॉम 2024 टू 2031। वर्ल्ड कप्स के लिए भी हम अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान में हम डिलीवर करें। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग वी पॉसिबली कैन के पाकिस्तान को लिफ्ट करें एज अ नेशन। देखिए कितने साल, 10 साल के लिए UAE में पाकिस्तान की टीम खेलती थी ना, सपोर्टर्स देख सकते थे, तो इट वाजंट गुड फॉर द कंट्री। तो ये हम पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम्स को भी हम वापस ले आए हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सब जो आ रहे हैं, ये लिफ्ट होता है मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए वो लिफ्ट होता है, प्लेयर्स के लिए लिफ्ट होता है। तो वी आर रेडी नाउ टू होस्ट वर्ल्ड कप्स। तो इंशाल्लाह हम ICC एप्लीकेशन प्रोसेस ये खुल गया, तो हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। ओके और सर नई मैनेजमेंट और उसके बाद कुछ हमने देखा कि नए इकदाम का उठाना, और स्पेशली हमारे लेजेंड्स फ्रॉम टीवी टू फील्ड, अब वो जब पहले तनकीद करते थे कि ये करना चाहिए, ये करेंगे तो बेहतर होगा, वो ये बता रहे हैं ऑन फील्ड प्लेयर्स को, ये कितनी ज़्यादा बेहतरी लाएगा इस क्रिकेट में? देखिए डेफिनेटली हमारे पास प्लेयर्स तो इतनी एक्सपीरियंस है, वसीम अकरम हो या वकार यूनुस हो, जो मोहम्मद यूसुफ को भी हमने इन्वॉल्व किया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, सकलैन मुश्ताक भी हैं, यूनुस खान, सब इनकी इनपुट बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि यंगस्टर्स के एक्सपीरियंस भी उनको भी दे सकते हैं, दे कैन टॉक थ्रू वेरियस सिनेरियोज। तो पास प्लेयर्स की ओपिनियंस हैं तो बहुत अच्छी हैं। आई थिंक इन पाकिस्तान एवरीबॉडी इज वेरी वोकल, तो ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। जितने ये मदद कर सकते हैं यंगस्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट को जो सपोर्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम इनको यूज़ करेंगे so that they can help Pakistan cricket move forward. ओके वसीम भाई, भी पिछले जवाब में आपने ICC का जिक्र किया कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस में और आप लोग की बातचीत चल रही है, तो क्या हम वाकई तैयार हैं इंटरनेशनल इवेंट्स करवाने के लिए पाकिस्तान में? ये देखिए बिल्कुल, देखिए हमने लास्ट ईयर भी PSL डिलीवर किया था पाकिस्तान में 4 वेन्यूज़ में, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, दूसरे मुल्क भी दे हैव बीन डिलीवरिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट का हम डिलीवर कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इफ वी कैन ब्रिंग एटलीस्ट 1 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, अंडर-19s, मेन वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप, एक तो मिल जाए तो आई थिंक दैट्स अ बिग साइन मूविंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ओके अच्छा, और वसीम भाई नई मैनेजमेंट से मुताल्लिक मैं पूछूंगा कि ये एक तासुर भी जा रहा है जो कि बड़ा अच्छा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बड़ा फोकस है PCB का, HR मैनेजर भी जा रहा है, शी इज़ अ वुमेन, और जनरली भी हम देख रहे हैं कि बड़ा फोकस है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा और ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है? देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान मेजर इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री,
वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लीडर हो इन चीज़ें में, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल क्रिकेटर्स जो हमारे हैं उनके सैलरीज भी हम बढ़ा रहे हैं, वी लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर देम। HR डायरेक्टर, पेरेंटल पॉलिसी भी हमने भी डेवलप की है, मैटरनिटी लीव प्लेयर्स के लिए, for fathers, for the women players। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे, क्योंकि डायनामिक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये है कि वेरी मेल डोमिनेटेड, तो हम इस थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं कि थोड़ी डाइवर्सिटी भी आ जाए। वैसे वसीम भाई कितना फ़र्क है मेल क्रिकेटर की सैलरी में और फीमेल क्रिकेटर की सैलरी में, कितना डिफरेंस है? जी बहुत डिफरेंस है। देखिए ये ज़रूर है, तो हम इसको थोड़ा गैप तो क्लोज कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2 years। सैलरीज भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वी स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन बेबी स्टेप्स हम ले रहे हैं इसके ऊपर। नो डाउट आपने जो स्टेप्स लिए हैं, और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पीसीबी की तरफ से, स्पेशली अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हम चेंज की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन है, इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आएंगे हमें? हाँ देखिए, आप प्लेयर से बात करें, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, विकेट्स आर बेटर, होटल्स आर बेटर, फैसिलिटीज अच्छे हैं, तो हमारा क्रिकेट भी ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सब्र लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3, 4, 5 साल लग जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने चेंज किए, तो जब आप कोई चीज़ आप फुली चेंज करते हैं तो आप ब्रेक डाउन करते हैं, तो नई चीज़ बनाते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सब्र होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अच्छा, और अब आपको लगता है कि पीसीबी वेल इक्विप्ड है, जो पहले मसाइल थे वो अब नहीं है? किस बात के ऊपर? चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट से और सपोर्ट रिक्वायर्ड हो पीसीबी को एज एन इंस्टीट्यूशन। जी नहीं, देखिए जो पूरी सपोर्ट हमें मिलती है जब हम कराची में खेलते हैं, सिंध गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट देती है। जब हम लाहौर पंजाब में खेलते, पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट देती है। फेडरल गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट मिलती है कि हाई लेवल सिक्योरिटी इंटरनेशनल टीम्स को मिलती है जब आते हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के थ्रू होती है। सो जितनी सपोर्ट हमें वी आस्क्ड फॉर, वो हर चीज़ मिलती है हमें, एंड यू नो वी जस्ट थैंकफुल, एंड यू नो द फैंस रिमेन द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो उनको भी मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ दिल नहीं छोड़ना। जानता हूँ वी ऑलवेज अप एंड डाउन इज पाकिस्तान क्रिकेट, कीप सपोर्टिंग अस, एंड इंशाल्लाह PSL को सपोर्ट करें, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, एंड पूरी हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सही। और कोई खुशखबरी गवादर से मुतालिक भी कि वहाँ पर कोई मैच ज़ाहिर है होना था, फ्रेंडली मैच, वो नहीं हो पाया, अगर ऐसे भी कुछ अनाउंस कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया देखना चाहती है आई गेस, क्योंकि वो इतना खूबसूरत स्टेडियम है, तो क्या वहाँ पर कुछ होने जा रहा है? जी देखिए, उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इट्स ब्यूटीफुल स्टेडियम, लेकिन अभी तो फर्स्ट क्लास के लिए हम देखेंगे फॉर कमिंग सीजन। लेकिन बलोचिस्तान की टीम जो है फर्स्ट क्लास टीम, वो भी प्लान कर रहे हैं उधर प्रैक्टिस करने के लिए प्री सीजन। तो आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको इन्वॉल्व करेंगे ग्वादर को, एंड जितनी मदद हम दे सकते हैं टू डेवलप द ग्राउंड हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है वसीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक तो कर रहे थे। वेरी डेडिकेटेड पर्सन आई मस्ट से, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और ज़ाहिर है मैं ज़रूर कहूँगा कि बस सिर्फ तनकीद ना किया करें, देखें कि पीसीबी इन एक्चुअल क्या कर रहा है फॉर एनी इवेंट टू बी हैपनिंग। हम देखते हैं कि अच्छा ये डिले हो गया, वो डिले हो गया, लेकिन देखिए पीछे कितनी मेहनत है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर क्रिकेट से रिलेट है कि दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हारिस सुहेल और इमाद वसीम की वनडे और T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। मजीद जानेंगे कादिर ख्वाजा से। कादिर बताएगा कौन कौन हिस्सा बना है स्क्वाड का? ऐलान ठीक, आई थिंक T20 स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने। आजम खान कराची से जिनका ताल्लुक है क्वेटा ग्लैडिएटर से खेलते हैं, पहली मरतबा कौमी T20 स्क्वाड, और आज सलमान अली आगा कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल है, जबकि यासर शाह की कौमी टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। और पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस में मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। शुक्रिया कादिर, आपने अपडेट किया। और इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे फालसे की, और सोनिया लोधी के साथ मौजूद थी। सोनिया, आपने भी इस सेगमेंट में हमारा साथ ही दिया, आपने भी क्रिकेट से मुताल्लिक काफी क्रिकेट का पता चल गया होगा। साथ दिया एग्जैक्टली। अब जरा क्रिकेट लवर हैं आप? Not really. चले कोई मसला नहीं है। चले कमिंग बैक टू फालसा, क्योंकि ज़ाहिर बात वहाँ पर आकर रुकी थी। एक झटपट रेसिपी, यस, एक झटपट रेसिपी फालसे की, तो वो क्या है रेसिपी? जी, फालसे को ब्लेंडर में डालना है, मतलब आप उन्हें वॉश करें और उसके बाद उन्हें ब्लेंडर में डाल दीजिए। तेज़ ठंडा पानी डालें और साथ में कुछ आइस क्यूब्स डालें,
काइंड ऑफ स्लश बन जाएगा, वो स्मूदी या स्लश कह रहे हैं आप। साथ में कुछ पुदीने के पत्ते, एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी काला नमक, क्योंकि ये थोड़ा सा गैस बनाता है, तो अगर आप काला नमक इसके साथ शामिल कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, सबसाइड कर देता है वो तमाम चीज़ों को। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाल दें और इनको ब्लेंड कर लीजिए। ये आपके वेट लॉस, ये स्मूदी जो है, अच्छा बीज के लिए लोग कहते हैं कि बीज खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, कोई मसले वाली बात ही नहीं होती ना। बच्चों कहती है मत खाओ पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप काला नमक उसमें शामिल कर रहे हैं, वो इसीलिए हम उसके अंदर शामिल किया जाता है कि आपको कोई मसला ना हो, गैस्ट्रिक पेन इस तरह से नहीं हो। ये आपको, अगर आपको भूख लग रही होती है या लंच अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इस स्मूदी को ईजिली ले सकते हैं। वेट लॉस में तो मदद करेगा ही आपकी, साथ में इसकी तासीर ठंडी है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो भी आप इसको पिएं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, हाइपरटेंशन आपका डाउन हो जाता है। साथ में आपको मैंने बताया कैल्शियम, पोटेशियम, सारी शियम फैमिली जो है वो इसके अंदर शामिल है। सो सारे बहन भाई इसके अंदर हैं तो वो बड़े आराम से इसको ले सकते हैं। अच्छा होता है ये कि फाल से बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़रीद के लोग फ्रीज़ भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है, देखिए फ्रीज़ करने में अगर आपको कोई रेसिपी ऐसी पता है कि आप प्रिजर्व कर सकते हैं उसको, कुछ लोग उसे चीनी डाल के, क्योंकि चीनी जो है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, कुछ लोग उसको चीनी डाल के प्रिजर्व कर लेते हैं। बट मेरा मानना यह है कि जो चीज़ फ्रेश खाई जाती है या जो फ्रेश चीज़ें होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, वरना तो सारी दुनिया फ्रीज़ करके ना बैठ जाती है, फिर हम खाते रहते। ज़ाहिर सी बात है। फालसे की चटनी बड़े मज़े की होती है, खाइए आप यहाँ के क्यों नहीं बैठ जाती ये महक चटनी बनाती है, महक चटनी बनाती है फालसे की चटनी बनाती है, तो ये हमें बताया कि किसी ने उसकी रेसिपी। अच्छा, ये फालसे से मुतालिक ये भी कहा जाता है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है और बस जैसे ही आया गार्डन से मार्केट में तो बस कुछ ही इसको फौरन से आपने अगर आप खा लें तो ज़्यादा मुनासिब होता है। बल्कि इनफैक्ट जब आप इसे ख़रीद रहे हो तो आप उसको देख के ख़रीदें, क्योंकि आधे वो सुबह से शाम तक सड़ी जाते हैं, वो गर्मी बहुत होती है ना, तासीर ठंडी होती है, होता भी बहुत स्मॉल साइज में होता है, मतलब छोटे छोटे बीज। मुरझाया वो तो ना लें। हाँ बिल्कुल, वो फ्रेश, जब तक उसकी स्किन देखें आप, उसके ऊपर की स्किन फ्रेश होगी, शाइनी होगी, आप वही लें। अगर वो आपको डल या मुरझाई हुई सी फील हो रही है, उस पर झुर्रियाँ सी पड़ी हुई नज़र आ जाती हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक उसका पानी जो है वो सूरज की रोशनी में, क्योंकि वो ठेलों पर बिकता है यूजुअली, तो सूरज की तपिश की वजह से वो सारा जो है बेचारा डिहाइड्रेट हो जाता है। सो उस वजह से आप कोशिश कीजिए कि फ़्रेश लीजिए, जिसकी स्किन भी फ्रेश हो, और जैसे ही आप घर में लाएँ उसको पहले आप धोएं, कोशिश करें कि आप वैसे ही बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्मूदी बनाना, तो ज़्यादा मिकदार में असल में पेट में चला जाता है ना स्मूदी के, तो वो ज़रा अच्छा हो जाता है। वैसे यूजुअली नहीं खाया जाता। सुबह के टाइम इस्तेमाल करना चाहिए या कि रात के टाइम? किसी भी इस्तेमाल करें। रात को मैं इसलिए इसको आपको नहीं कहूँगी लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि गैस बनाता है। सो वो तमाम दालें भी इवन जो गैस बनाती हैं, या ऐसे कोई फल हैं, तो कोशिश, या सब्जियाँ इवन जी, तो आप कोशिश कीजिए कि शाम से पहले 7-8 से पहले शाम 7-8 बजे से पहले आप इनको ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसको दोपहर में या फिर दोपहर में अगर आप ले लें तो वो बहुत अच्छा है। लंच आप स्किप करें और आप इजीली लें। बच्चों को भी ये आदत डालिए। मैं तो माँओं को कहती हूँ कि जो माएँ हैं या जो वो तमाम लोग जिनके घर में शेफ्स हैं और वो अपने घर में डाइट प्लान्स या क्या कहना चाहिए खाने का प्लान बनाते हैं, ये जिम्मेदारी बेसिकली उनके ऊपर आती है, ये बच्चों का नहीं है। बच्चों को तो आप जो भी देंगे वो तो बच्चे हैं ना, बच्चे आपकी माँ नहीं, आप बच्चे की माँ हैं। जो आप उसको आदत डालेंगी वो चीज़ वो अपनाएगा। आप हेल्दी उसको आदतें डालेंगी, वो हेल्दी, उसको नहीं पता, उसको क्या पता, वो तो बेचारा ऐसा है ना, बच्चा बस देख रहा है कि हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो सब एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको रोल मॉडल बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए तो सबसे पहले आपको खुद हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, आपको दिखाना है। क्योंकि आज का बच्चा और जब हम छोटे थे, हमारा जो वो एक एरा था वो बड़ा फ़र्क है। हमारी अम्माएं हमें बोलती थी तो हमें समझ आती थी, हम उनकी बात सुनते थे। आज के बच्चे बस सिर्फ देख देख के ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। और मैंने देखा आजकल की माएँ कुछ ऐसी जो ज़्यादा फलों पे ध्यान नहीं देती, चॉकलेट चिप्स जूस। आजकल किसी का भी फलों पर ध्यान नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं देखती ही नहीं हूँ कि लोग फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं या उनकी स्मूदीज़ बना रहे हैं। वही स्मूदीज़ वो जो एक कैफ़ेज़ में जाके वो वहाँ से पीते हैं। भैया घर में बनाइए, फ्रेश जूसेस बनाइए, फ्रेश स्मूदीज़ बनाइए, फ्रेश फ्रूट्स घर में लेके आइए, सैलड्स के साथ उनको इस्तेमाल कीजिए। एप्रिकॉट होता है, आप उसको सैलड में इस्तेमाल कीजिए, वो इतना हेल्दी होता है। फालसे को आप अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को बर्गर भी बना के दे रही हैं या सैंडविचेस बना के दे रही हैं, साथ में आप उसको फालसे की स्मूदी बना के रख दीजिए। उसको थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन, फाइबर भी बहुत होता है। मतलब देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उतारे
रहे हैं ना, उन सब के बहुत फवायद हैं। बेशक हमें नहीं पता होता। और ये जिस मौसम में उतारे हैं उस मौसम के एतबार से बहुत फवायद हैं। बिल्कुल, अब इसकी तासीर ठंडी है क्योंकि ये गर्मी में आता है। तो गर्मी में जब लू का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप घर आके फालसे का शरबत बनाइए, स्मूदी ना बनाइए। इसको थोड़ा सा वाटरी वो ज़्यादा होता है, मतलब स्मूदी से थोड़ी हैवी होती है ना, इसके अंदर ज़रा ज़्यादा पानी शामिल कर लीजिए आप, तो वो थोड़ा वाटरी हो जाएगा और आप इजीली उसको इनटेक कर सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैवी स्मूदी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो लस्सी किसी फॉर्म में जैसे हो जाता है ना, हैवी हो जाता है, तो वो नहीं ले पाते। तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिए, पीना आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता है वो पता नहीं मैं यहाँ पे नाम ले सकती हूँ कि नहीं, वो जो लाल लाल सा शरबत जो रमजानों में हम पीते हैं, वो शरबत थैंक यू वेरी मच सोनिया लोधी साथ मौजूद थी आप और फालसे के अफादियत से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही थी। एक गुफ्तगू थी, सिलसिला अब रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया ख़त्म। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।